हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। सो हम सेबी कर रहे थे। सेबी का पार्ट 1 ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोडेड है। जिन भी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल बाय क्लिकिंग ऑन बेल आइकन। डू लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट मैक्सिमम सबको बेनिफिट मिले। सेबी का पार्ट 1 अपलोडेड है, उसी में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे सेबी के, साथ में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ पर मैंने क्वेश्चंस करा रखे हैं, उसका भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो क्वेश्चंस वहाँ से करने। अब मैं आपको करा रहा हूँ सेबी का पार्ट 2। तो जो पार्ट 1 था बेटा, वो मैंने उसमें एलओडीआर करवा दिया था, जो कि ज़्यादा रेलेवेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एलओडीआर में कैसे क्या याद करें सारा आपको बता दिया पार्ट 1 में। तो पीपल हु आर वाचिंग दिस लेक्चर फर्स्ट वॉच पार्ट 1। अब हम कर रहे हैं हमारा पार्ट, उसमें जो प्योर सेबी का जो एक्ट है वो हम करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, एनीवन अपियरिंग फॉर December 21 एंड May 22, November 22 को अगर फास्ट ट्रैक लेक्चर चाहिए या रेगुलर लेक्चर चाहिए, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन www.letslearnindia.in, ठीक है। अगर किसी को लॉ की जो हैंड रिटन वाली बुक है, ऑडिट की जो हैंड रिटन वाली बुक है, अगर वो चाहिए, वो दोनों लेट्स लर्न इंडिया पे अवेलेबल है, ठीक है। दिस इज 100% इंग्लिश रिकॉर्डिंग स्पेसिफिकली फॉर, मोर इंपॉर्टेंटली फॉर साउथ इंडियन स्टूडेंट्स। आ जाइए, लेट्स स्टार्ट। क्या कहता है ये सेबी? तो सेबी का जो फर्स्ट पार्ट था हमने उसमें एलओडीआर किया। अब हम जो पार्ट करने जा रहे हैं वो सेबी एक्ट करने जा रहे हैं, बेसिक, ठीक है बहुत बड़ा। आपने अपने टीचर की बुक में, अपने मॉडल में देखो बहुत बड़ा, अरे अरे लंबा लंबा, ये लंबा लंबा, ये लंबा लंबा, इतना देखा है पर इतना पढ़ना नहीं अपने को। इसके मैं आपको क्वेश्चंस मैप करा दूंगा कहाँ से क्या आया था, सो यू विल बी एबल टू आंसर। सर सेबी क्या है? इंडिया में शेयर्स के सबसे एपेक्स बॉडी कौन सी है सर? वो सेबी है। तो सेबी इज बेसिकली जो बॉडी बनाई गई है, क्यों बनाई गई सबको पता है। हर्ष मेहता का जो स्कैम हुआ था, स्कैम हो गया, कोई बॉडी नहीं थी गवर्न करने के लिए। उसके बाद मतलब द एंटायर स्टोरी जो सेबी बनने के पीछे, मतलब वो हमारे हर्ष मेहता जी की वजह से। आपने सबने स्कैम 1992 देखी होगी, बिग बुल देखी होगी, बराबर। अब बोलते हैं सेबी बन गया, तो सेबी है क्या? सेबी इज अ बोर्ड। सेबी इज अ बोर्ड। अब हर जगह पर सेबी नहीं बोला जाएगा, बार बार बोर्ड बोला जाएगा। तो उसमें जो फीचर्स आएंगे बेटा, वो सारे कंपनी वाले फीचर आ जाएंगे। कौन कौन से सर? इट्स अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। याद है सीपीटी आईपीसीसी कंपनीज के फीचर क्या क्या होते हैं सर? वो प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, एक्वायर कर सकता है, डिस्पोज ऑफ कर सकता है। अच्छा, वो सू भी कर सकते हैं, उन पर कोई सू भी कर सकता है। एंड द हेड ऑफिस ऑफ द सेबी शैल बी एट मुंबई एंड सच अदर ऑफिस एज मे बी डीम फिट। वो अलग अलग जगह भी कर सकते हैं, बट हेड ऑफिस का होगा वो बॉम्बे में होगा। क्या ये सेबी कैसा होता है? परपेचुअल सक्सेशन, बॉडी कॉर्पोरेट, कॉमन सील्स, कैन होल्ड प्रॉपर्टी, कैन सू एंड कैन बी सूड। हेड ऑफिस विल बी इन मुंबई, बराबर। लगता है तुमको आएगा। नेक्स्ट, देन सेक्शन नंबर इग्नोर कर सकते हो क्योंकि एलओडीआर मान लीजिए 4 से 6 मार्क का आ जाएगा, 4 मार्क के आसपास का ये आ जाएगा आपको। तो अगर सेक्शन याद हो तो ठीक है, नहीं तो आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। द सेबी इज मैनेज बाय द मेंबर्स अपॉइंटेड बाय सीजी। इसको मंडलाइन कर लेते हैं, अपॉइंटेड बाय सीजी, कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग। कितने लोग सर? एक होगा चेयरमैन एंड 5 अदर मेंबर्स। चेयरमैन एंड 5 अदर मेंबर्स कहाँ से होंगे सर? वो तुम्हारी बातें कर रहा है। पर्सन्स ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी, स्टैंडिंग, who have shown the capacity in dealing with problems related to securities market and has special knowledge of, देखो CA फाइनल ग्रुप 1, CA फाइनल ग्रुप 1, CA फाइनल ग्रुप 1, CA फाइनल ग्रुप 1। एडमिन को अपन ऑडिट मान लेते हैं, बराबर। भाई साहब लोगों के पास बहुत जबरदस्त नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए। कितने लोग? चेयरपर्सन एंड 5 मेंबर्स। चेयरपर्सन एंड 5 मेंबर्स। फिर द टर्म ऑफ ऑफिस एंड द अदर कंडीशन ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स शैल बी एज सच एज मे प्रिस्क्राइब। अपने को पता ये नहीं आएगा सर। अपॉइंट कौन किया था? सीजी। तो निकाल के कौन बाहर फेंकेगा? सीजी। तो सीजी विल हैव अ राइट, द सीजी विल हैव अ राइट टू टर्मिनेट द सर्विस ऑफ द चेयरपर्सन एंड द अदर मेंबर्स टू द बोर्ड। सर कब? ये कॉमन पॉइंट होता है, अपन ने बहुत जगह देखा होगा। एट एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर बाय गिविंग मिनिमम 3 months नोटिस इन राइटिंग और 3 months सैलरी एंड अलाउंस इन ल्यू देयरऑफ। ए चल निकल 3 महीने का नोटिस दे सकते हैं उनको, बराबर। 3 महीने का नोटिस दे सकते हैं और वो बोलते हैं नहीं तुम निकलो, और उनको क्या 3 महीने का कुछ सैलरी दे दिया, बोला कि नहीं हमको आपसे काम नहीं करवाने का है। तो अगर उनकी गलती नहीं है, उनको निकाल के बाहर फेंकने के फिर भी, तो अब उसको कंपेंसेट करोगे ना। अगर गलती किया, फ्रॉड किया, तो कंपेंसेट की बात ही नहीं आती है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? मिनिमम 3 months का नोटिस इन राइटिंग और 3 months सैलरी एंड अलाउंस इन द ल्यू देयरऑफ, इंस्टेड ऑफ सैलरी दे दी उनकी, ठीक है। अच्छा, अब वाइस वर्सा, अगर चेयरपर्सन मेंबर्स को निकालना है तो वो भी सीजी को इंटीमेट करेंगे। तो चेयरपर्सन अदर मेंबर्स विल हैव अ राइट टू रिलिंक्विश द ऑफिस एट एनी टाइम बाय गिविंग नोटिस ऑफ एटलीस्ट 3 months इन राइटिंग टू द सीजी। तो वो भी 3 महीने का नोटिस देंगे।
तो सीजी को निकालना हो या चेयरपर्सन मेंबर को खुद निकालना, तो सबके 3 महीना है। ये आपको एमसीक्यू आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है 2 मार्क का, एमसीक्यू आ सकता है 3 मार्क का, केस आ सकता है ये। सर, द चेयरमैन एंड द होल टाइम मेंबर्स शैल होल्ड ऑफिस अप टू 5 years सब्जेक्ट टू मैक्स एज ऑफ 65 years एंड कैन बी रीअपॉइंटेड बाय सीजी। तो अपन क्या बनेगा, 5 का मल्टीपल है 5 और 65 years ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर कैन बी रीअपॉइंटेड बाय सीजी। पहला कौन अपॉइंट किया था, सीजी, तो रीअपॉइंट कौन करेगा, सीजी, सीजी, सीजी। ठीक है, तो ये इस पे भी छेड़ सकते हैं आपको। सर, रिमूवल ऑफ मेंबर्स ऑफ द बोर्ड निकाला कौन, सीजी, सॉरी अपॉइंट कौन किया, सीजी, तो निकालेगा कौन बेटा, सीजी निकालेगा सर, सीजी निकालेगा। कैसे निकालेगा सर, कब निकालेगा सर, पहला ही इज एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, मेरे जैसा हो गया बेटा, वो एडजुकेटेड इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब भिखारी एंड देन अनसाउंड माइंड, भिखारी अनसाउंड माइंड, या फिर कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्प्यूटेड इन द ओपिनियन ऑफ सीजी, या फिर सीजी को लग दिख रहा है कि भैया वो जो इंसान है, जो चेयरपर्सन है, जो मेंबर है, वो अपनी पोजीशन को अब्यूज कर रहा है इन द पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब वो अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट कर रहा है। इन द ओपिनियन ऑफ सीजी हैज अब्यूज हिज पोजीशन टू रेंडर हिज ऑफिस डेट्रीमेंटल टू पब्लिक इंटरेस्ट, एंड निकालने से पहले क्या दीजिएगा, पोर्शन ऑफ बीइंग हर्ड। तो ये कॉमन पॉइंट्स होते थे, मतलब जनरली हर बॉडी के जो बड़े बड़े लोग उनको निकालना होता है। जैसे एनसीएलटी की बातें कर लीजिए आप, सिक्योरिटी अपेलेट ट्राइब्यूनल जब सेक्रा होता था उसमें भी कॉमन पॉइंट है, इंसॉल्वेंट, अनसाउंड माइंड, ऑफेंस ऑफ मोरल टर्प्यूटेड, अब्यूज हिज पोजीशन। निकालने से पहले क्या देगा, उसको भौंकने का मौका, पोर्शन ऑफ बीइंग हर्ड। कॉमन पॉइंट है बेटा, कॉमन पॉइंट। ठीक है, फिर मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड कहाँ मिलेंगे सर, देखो बेटा तुमको लगता है कि ये कुछ पढ़ने लायक है तो बताना मुझे, प्लीज रीड दिस पार्ट एंड टेल मी, है कुछ पढ़ने लायक। टाइम पास सही है। फिर डिसीजन बाय मेजॉरिटी, सबको पता है चीज, तो ऑल द क्वेश्चन विच कम अप बिफोर एनी मीटिंग शैल बी डिसाइडेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स एंड द चेयरमैन और द प्रिसाइडिंग मेंबर विल हैव अ सेकंड और कास्टिंग वोट इन द केस ऑफ इक्वालिटी। जनरली मेजॉरिटी से अगर टाई होगा तो चेयरमैन के पास सेकंड या फिर कास्टिंग वोट होगा। फिर मेंबर्स नॉट टू पार्टिसिपेट इन मीटिंग इन सर्टन केसेस। अच्छा, जो सेबी का जो मेंबर है, सेबी का जो मेंबर है या तो किसी डायरेक्टर है कंपनी का, या उसका कुछ इनडायरेक्ट या डायरेक्ट इंटरेस्ट आ रहा है वहाँ पर, जो मीटिंग में जो डिस्कशन होना है उसमें उसका कुछ रिलेशन है वहाँ पर, शैल डिस्क्लोज सच इंटरेस्ट एज सून एज इट कम्स टू हिज नॉलेज एंड सच डिस्क्लोजर शुड बी रिकॉर्डेड इन द प्रोसीडिंग ऑफ मीटिंग एंड द मेंबर शैल नॉट टेक पार्ट इन एनी डेलिब्रेशन और डिसीजन ऑफ द बोर्ड विद रिस्पेक्ट टू दैट मैटर। तो काइंड ऑफ एन इंटरेस्ट। तो अगर फॉर एग्जाम्पल रिलायंस में मैं डायरेक्टर हूँ, रिलायंस से केस आ रहा है, तो फिर सर मैं नहीं बैठ सकता उस मीटिंग में, मैं सेबी के बोर्ड पे बैठा हुआ हूँ, रिलायंस से केस आ रहा है, मैं वहाँ पर भी डायरेक्टर हूँ, तो मैं उसमें डिसीजन नहीं सकता क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है यहाँ पर। अच्छा, मुकेश अपना रिश्तेदार है, मैं डायरेक्टर हूँ पर मेरा रिश्तेदार है, तो सर आप डिसीजन नहीं दे सकते, मतलब क्या काइंड ऑफ एन इंटरेस्ट हो गया ना, वो इंटरेस्ट से डायरेक्टर से अपन कॉन्सेप्ट पढ़ते थे वैसे उसका इंटरेस्ट हो गया। तो सर आप मीटिंग में बैठो पर आप वोट नहीं दे सकते, आप गप बस हो गए, वही बोलते हैं मैं इंटरेस्ट डायरेक्टर में विल नॉट पार्टिसिपेट इन द मीटिंग। फिर बेटा ये अपन एनसीएलटी में भी सीखते थे, आपको पता है चीज़ें। सेबी में क्या बोला, चेयरमैन बैठेगा, 5,000 मेंबर्स बैठेंगे, पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड वो लॉ, अकाउंट्स एंड एडमिन से पढ़ के लिखे आएंगे। आप ले आए होम साइंस वालों बच्चों को, उन्होंने डिसीजन दे दिया। तो सर सेबी में अगर वैकेंसी है या डिफेक्ट्स है, जो उन्होंने डिसीजन दिया होगा वो तो वैलिड रहेंगे, वो तो वैलिड ही रहेंगे ना वहाँ पर, बराबर। रीड द आंसर, वैकेंसी नॉट टू इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोर्ड। Done? Then क्लियर, आ जाइए भाई।
सो ये पूरा पॉइंट में बेसिक छोटी छोटी बातें थी बेटा, 65 ईयर्स 5 ईयर्स वाली बात, 3 महीने नोटिस वाली बात, वहाँ पर नॉट टू इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग वाली बात, तो ये एग्जाम में अपने को आ सकते हैं, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन में से बन सकते हैं। तो मैं इसको लिखता हूँ पूरा पॉइंट नंबर 1, ये पढ़ना है पूरा पॉइंट नंबर 1, ठीक है। एमसीक्यू में भी काम आएगा, 1 मार्क 2 मार्क एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव में आ सकते हैं। अब क्या कहता है, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेबी, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ सेबी। अब ध्यान से देखना बेटा, यो 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 यो, बहुत सारी पावर्स है, बहुत 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 सारी। पेपर में 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले देखो सेबी कह रहे सर माई बाप है सर, तो क्या तो रट्टा मारने का अपने को, समझ लो कोई भी 6-7 पावर। देखो ध्यान रखना, पेपर क्या बेटा, पेपर में बेटा 4-5 या 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 16 मार्क का तो 50 मार्क का तो आना नहीं। हाँ सर आ सकता है ना, ठीक है चल आएगा तेरे को, तेरे पेपर में आएगा, तेरा अलग गोले पे चल रहा है पेपर। तो इतनी सारी पावर्स है, कोई भी 4-5 पढ़ लो बहुत है सर। सेबी माई बाप है, क्या कर सकता है सर। सर रेगुलेट द स्टॉक एक्सचेंज एंड अदर सिक्योरिटीज मार्केट, एकदम चिंटू चिंटू पढ़ेंगे अपन। सी देखो वही पढ़ने का जो अपने से याद होएगा, अभी फालतू में इतना लंबा पढ़ोगे टाइम वेस्ट हो गया, पता तुमको याद होने ही नहीं वाला। सर रेगुलेट द बिजनेस ऑफ एक्सचेंज एंड एनी अदर सिक्योरिटीज मार्केट। सर रजिस्टर एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ सब ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स, बैंक ब्रोकर टू एन इशू, बैंकर टू एन इशू, ट्रस्टी ऑफ ट्रस्टेड, बहुत है बहुत है, इंटरमीडिएट सब सब सब। Registering and regulating the working of depositories, participant custodians. Sir, registering and regulating the working of venture capital funds, self-regulatory organization हो गया, prohibiting fraud and unfair practices, फिर investor education and training उनका, सर insider trading को prohibit करेंगे, regulation of acquisition of shares and transfer of companies, calling for information required from any person, बराबर। इतना सब इनके पास पावर्स है, इनके पास इतना पावर्स है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आई, बहुत बहुत है बहुत है। आगे में से अलग अलग पढ़ेंगे अपन, कुछ और पीछे भी देखो नीचे के में मेरा फेवरेट, परफॉर्मिंग सच अदर फंक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, परफॉर्मिंग सच अदर फंक्शंस एज मे प्रिस्क्राइब मिल गया नीचे, लिवाइंग फीस और अदर चार्जेस, कंडक्टिंग रिसर्च, कुछ भी कर सकते हैं लोग, कुछ भी कर सकते हैं। अब आ सकता है देखो व्हाट आर द पावर्स ऑफ सेबी, ठीक है। तो 6 पॉइंट कोई भी अपने हिसाब से 6 पॉइंट कोई भी अपने हिसाब से पढ़ लीजिए, जो तुमको अच्छा लगे, याद हो सके। रट्टा मत मारो, समझ के क्रिकेट सेबी क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, लिस्टिंग का प्रोसेस देखेगा, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकेगा, फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस को रोकेगा, कॉलिंग फॉर इन्फॉर्मेशन हो सकता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स, एजेंट, शेयर ट्रांसफर एजेंट, बैंकर्स, वो सब चीज़ें देखेगा, बराबर। रीड, फिर आगे का अपन पढ़ेगा कि अलग अलग एग्जाम में आ सकता है। दिस बिकम्स अ पॉइंट नंबर 2, पावर्स ऑफ सेबी। अलग से अलग बाकी भी आएगा, उसमें कुछ पेनल्टी भी आएगी ना, इसलिए रीड पावर्स ऑफ सेबी, 2 minutes टाइम।
डन है। नेक्स्ट, अब देखो, पासिंग विद पावर विद रिस्पेक्ट टू इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स। The board may take measures to undertake inspection of any books, registered documents or record of any listed public company or a public company which intends to get listed। क्योंकि सेबी किसको गवर्न करेगा, या तो लिस्टेड कंपनी या जिसकी इच्छा होगी लिस्ट होने की, बराबर। अब सेबी प्राइवेट कंपनी को क्यों देखेगा, कोई रिश्ता ही नहीं ना उनका तो वहां पर। तो आपको लगता है ये आएगा क्वेश्चन खाली, ठीक है। सेबी का पावर अग्रीड। ये देखो अभी ये एग्जाम में आ सकता, दिस इज बेसिकली थर्ड क्वेश्चन। क्या कहते हैं, The board may by an order for reasons to be recorded in writing in the interest of investors or securities market take any of the following measures either pending investigation or inquiry or on completion of such investigation or inquiry। क्या ऑर्डर पास कर सकता है सेबी? तो सेबी क्या क्या ऑर्डर पास कर सकता है सर? सस्पेंड द ट्रेडिंग ऑफ एनी सिक्योरिटी इन आरएससी, रिस्ट्रेन द पर्सन फ्रॉम एक्सेसिंग सिक्योरिटीज मार्केट। मुकेश अंबानी को रोक दिया, राकेश झुंझुनवाला को रोक, मतलब रोकेंगे नहीं ऑब्वियसली बात है, बट ठीक है रोक दे कि नहीं तू ट्रेड नहीं करेगा। सस्पेंड एनी ऑफिस बेरर ऑफ एनी स्टॉक एक्सचेंज और सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम होल्डिंग सच पोजीशन, उनके खिलाफ ऑर्डर पास कर सकता है। इम्पाउंड एंड रिटेन द प्रोसीड्स और सिक्योरिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ट्रांजेक्शन विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, उसको अपने जब्त कर सकता है वो। अटैच फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 90 डेज, 90 डेज मतलब मैक्सिमम 90 डेज, बैंक अकाउंट्स और अदर प्रॉपर्टी ऑफ एनी इंटरमीडिएट और एनी पर्सन एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटीज मार्केट। अब मैं बोलता हूँ मैंने इनसाइडर ट्रेडिंग कर रखा है हमारी कंपनी का, तो हमारे जो भी बैंक अकाउंट लिंक हो गए ना, बैंक अकाउंट जहाँ से ट्रेडिंग हो रखी है, तो वो उसको अटैच कर सकता है। अच्छा, द बोर्ड शैल विद इन 90 डेज ऑफ अटैचमेंट ऑब्टेन कंफर्मेशन ऑफ द सेड अटैचमेंट फ्रॉम द स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश अंडर सेक्शन सो एंड सो हैविंग जुरिडिक्शन एंड सच अटैचमेंट शैल कंटिन्यू ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग्स एंड ऑन द कंक्लूजन ऑफ सेड प्रोसीडिंग्स। तो बेटा स्पेशल कोर्ट से परमिशन लेकर आना, कंफर्मेशन लेकर आना वहाँ पर। अच्छा, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है, बैंक अकाउंट वो अटैच कर सकते हैं 90 दिन के लिए, मैक्सिमम 90 दिन के लिए। अपने को क्या चाहिए, स्पेशल कोर्ट से कंफर्मेशन चाहिए। अब दैट ओनली द प्रॉपर्टी बैंक अकाउंट और अकाउंट्स, प्रॉपर्टी बैंक अकाउंट अकाउंट्स, ठीक है, और एनी ट्रांजेक्शन एंटर्ड इन इट रिलेट्स टू द प्रोसेस एक्चुअली इन्वॉल्व इन द वायोलेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजंस और द रूल्स मेड देयर शैल बी अलाउड टू बी अटैच। मतलब मेरे 4 बैंक अकाउंट है, HDFC में है, कोटक में है, एक्सिस में है, PNB में है। मैंने HDFC और कोटक के थ्रू पैसा रूट किया, तो आप उसी को अटैच कर सकते हो। मेरा जो नॉर्मल बिजनेस के लिए मैं अगर मेरा PNB यूज करता हूँ, मेरा एक्सेस यूज करता हूँ, उसको नहीं कर सकता। अब HDFC और कोटक को अटैच कर सकते हो। सो प्रॉपर्टी बैंक अकाउंट्स और ट्रांजैक्शन खाली वही अटैच किए जाएंगे 90 दिन के लिए जो कि सच्ची में प्रूव होता है कि भैया उसमें से पैसा रूट किया गया है, आपने कोई जो एक्ट है, रूल्स है, उसके जो वायोलेशन है उसी के लिए। इसमें भी क्वेश्चन आ चुका है बेटा, इसमें भी। दिस नंबर 3। फिर क्या है, डायरेक्ट एनी इंटरमीडियरी और एनी पर्सन एसोसिएटेड विद सिक्योरिटीज मार्केट इन एनी मैनर नॉट टू डिस्पोज एलियनेट एन असेट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एनी ट्रांजेक्शन। सर आप बेच नहीं सकते, उखाड़ के फाड़ फेंक नहीं सकते, उसको साइड में नहीं कर सकते हो। अच्छा, द अमाउंट डिसगॉर्ज परसुएंट टू द डायरेक्शन इशूड अंडर सेबी, ठीक है, तो शैल बी क्रेडिटेड टू, कहाँ जाएगा बेटा, वो जाएगा IPF में विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय द बोर्ड एंड सच अमाउंट शैल बी यूटिलाइज एज पर द रेगुलेशन मेड अंडर दिस एक्ट। तो बेटा सेबी क्या कर सकता है कि आपने कोई प्रॉपर्टी यूज की उसको रख सकता है, हड़प सकता है, आपको डायरेक्शन है सब उसको मत बेचो, आप उखाड़ के मत फेंको। अच्छा, प्रोसीड्स जो आएगा उसको एक IPF में डाल देगा जो सेबी ने बना रखा होगा वहाँ पर, बराबर। IPF तो बना रखा ना अपना, वो 125 सेक्शन में CG इन कंसल्टेशन विद सेबी बनाता है वो। देन उसके वजह से जो पैसे यूज होंगे वो सेबी अपने डायरेक्शन के हिसाब से यूज करेगा, प्रोवाइडेड दैट। ये मतलब ये पूरा पॉइंट बेसिकली RTP टाइप से। RTP जिसको नहीं पता बेटा, रीड ऑफ टाइम परमिट, समय अगर आपको आगे था वैसी चीज़ें रीड कर सकते हो, रीड कीजिए इसको पूरा, एक बार रीड कर लीजिए, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, रीड कर लीजिए।
डन। नेक्स्ट आ जाइए, अभी कुछ पेनल्टी पे रीड कर लेते हैं। आरटीपी नहीं पढ़ना है। ये एग्जाम्पल को मार्क कर लेते, रीड कर लेते क्या है। द सेबी हैज रिसीव्ड सर्टन information and complaints which led to believe that MSDA Brokers Limited, a registered market intermediary, has violated the provision of SEBI regulation. In such a case, the SEBI may at any time in writing direct any person herein after referred to as investigating authority specifying the authority to investigate the affairs of such intermediary or person associated with securities market and to report thereon to the board. Therefore, an order for investigation to the affairs of the broker may be initiated. तो एग्जाम्पल दिया खाली कि सेबी माई बाप है, कभी भी पेनल्टी ठोक सकता है। फिर पावर्स, एडिशनल फंक्शन ऑफ सेबी अंडर सेक्रा, एडिशनल पावर्स ऑफ सेबी अंडर सेक्रा। सो बेसिकली वो सारी तो पावर्स है ही है, ठीक है। तो नंबर 2 आप समझ गए पावर्स ऑफ सेबी। नंबर 3 क्या ऑर्डर पास कर सकता है सेबी? नंबर 3 आंसर वो है। इसको खाली रीड कर लेते अपन अभी, क्योंकि सेक्रा खत्म हो गया हमारे लिए। भरोसा नहीं ऐसे कि साला सेक्रा से नहीं पूछेगा, सेबी से पूछ लेगा। पूछना तो चाहिए सेक्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर नहीं पूछ सकता क्योंकि सेक्रा खत्म कर दिया हमारे लिए। तो जो जिन्होंने सेक्रा पढ़ रखा उनको पता हो क्या क्या कर सकता है वो। सब पावर टू कॉल फॉर पीरियोडिकल रिटर्न्स और डायरेक्ट इंक्वायरीज टू बी मेड, बराबर। तो सेबी विल रिसीव फ्रॉम एवरी आरएसी सच पीरियोडिकल रिटर्न रिलेटिंग टू द अफेयर्स एज मे प्रिस्क्राइब बाय सेक्रा रूल्स। सर, it shall be open for SEBI to inspect at all reasonable times. Books of accounts and other documents should be maintained by stock exchange for a period not exceeding 5 years. Not exceeding 5 years. तो सेबी क्या कर सकता है भैया, आपके अकाउंट्स इंस्पेक्ट कर सकता है, आपको 5 साल तक संभाल के रखना है। नॉर्मल कंपनीज को 8 साल होता है, स्टॉक एक्सचेंज तेरे को 5 साल तक संभाल के रखना है। अच्छा, किसी भी ऑफिसर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज की इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। इट शैल बी ओपन फॉर सेबी टू कॉल अपॉन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और एनी मेंबर देयरऑफ टू फर्निश इन राइटिंग सच इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन जैसे उनको अच्छा लगे। फिर सेबी टू अपॉइंट पर्सन टू मेक इंक्वायरी, तो सेबी किसी को भी अपॉइंट कर सकता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, टू कंडक्ट इनटू द अफेयर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। अपन अभी कंपनी की बात नहीं कर रहे, बीएससी एनएससी की बात करते, तो माई बाप है ना सेबी, किसी के लिए भी कुछ भी कर सकता है वो। फिर सेबी विल बाउंड द कंसर्न पर्सन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट बिफोर हिमसेल्फ। अब आप एक्सचेंज के क्या हो, मेंबर हो, सेक्रेटरी हो, मैनेजर हो, डायरेक्टर, कोई भी पोस्ट आपको दे रखा है, आप एजेंट हो वहां पर, या कोई फर्म है आपकी, मेरे को ये बुआ चाहिए, मेरे को इस पीरियड का ये डॉक्यूमेंट ला के दो। तो अगर आप आरएसी के कोई अनरिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज अगर मेंबर हो, एजेंट हो, ब्रोकर हो, कोई भी हो, सभी इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, सभी इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। तो इसमें खाली एक ही पॉइंट था बच्चा, क्या वो 5 years वाला, खाली 5 years, बाकी तो कुछ नहीं, खाली रीड करना है, कोई क्वेश्चन बन नहीं रहा है यहाँ पर। सेक्रा वाला तो पावर टू कॉल फॉर पीरियडिकल रिटर्न्स, और भी पावर्स आएंगे तो हेडिंग पढ़ लेंगे अपन, ठीक है। पहले काम कीजिए, इसको एक बार फिर से रीड कर लीजिए। जो क्वेश्चन बनेगा मैं आपको मार्क करा दूंगा, अभी खाली आपको रीड करना है, रीड।
डन। नीचे 5 साल ध्यान रखना। और क्या पावर्स है सेक्रा के प्रति सेबी का? पावर टू अप्रूव द बाय लॉज ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। अब जैसे अभी आज की डेट में तो क्या BSE नहीं रिकॉग्नाइज्ड है, NSE रिकॉग्नाइज्ड है। अब अगर किसी और जैसे भी अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज है, उनको अगर रिकॉग्निशन चाहिए तो उनके बाय लॉज बनेंगे, तो कौन अप्रूवल देगा? सेबी देगा। सेबी टू मेक और अमेंड द बाय लॉज ऑफ RSE। BSE NSE के जो लॉज है वो बन चुके हैं, कुछ चेंज कैसे वर्किंग आवर्स चेंज करें, T+2 का भी पता है T+1 होने वाला है, तो कौन करेगा सर? सेबी करेगा। सर लिस्टिंग ऑफ डीलर्स इन सिक्योरिटीज इन सर्टन केसेस, पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी, सब कुछ कौन करेगा बेटा? सेबी। तो खाली हेडिंग याद कर लो, बहुत है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना इसमें से। फिर पावर टू डेलीगेट, पावर टू, अभी सेबी क्या कर सकते? माई बाप है, क्या कर सकते? वो डेलीगेट कर सकते किसी को भी। सो it says the CG may by order publish in OC that direct powers accessible by it under any provision of SECRA shall in relation to such matters subject to such modification if any as may be specified in order be accessible by also by SEBI or the RBI। तो किसको डेलीगेट कर सकता है? RBI। अब बताओ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे क्योंकि सेक्रा ही खत्म हो गया। अगर सेक्रा से पूछना था इंस्टीट्यूट सेक्रा से पूछता ना, सेक्रा में पढ़ते थे अपनी सारी चीजें, अब वो सेबी में फिर से रिपीट होती है। अब सेक्रा ही खत्म हो गया तो शायद ना भी पूछे, पर क्या मेन पावर्स आप खाली हेडिंग याद कर लो। क्या है? पावर टू कॉल फॉर पीरियोडिकल रिटर्न्स और डायरेक्ट इंक्वायरीज, power to approve the bylaws of the exchange, power to make or amend bylaws of the RSE, powers to list the dealers in securities market, public issue and listing of securities, and power to delegate, power to delegate। कोई क्वेश्चन नहीं होता, 3 ही क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट चौथा, SEBI to regulate or prohibit the issue of prospectus of a document or advertisement soliciting money for issue of securities। अपने को भी पता है कि कोई कागज हुआ ऑफर डॉक्यूमेंट, कोई अच्छे से बना के सजा के दिया प्रोस्पेक्टस, जहां से अपन मार्केट से पैसा उठाएंगे पब्लिक इशू के थ्रू, या तो IPO या तो FPO के थ्रू, बराबर। तो उसके लिए रूल्स भी कौन बनाएगा सर? सेबी। कौन बनाएगा बेटा? सेबी। सो इट सेज एज पर दिस सेक्शन द बोर्ड में फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स स्पेसिफाई बाय रेगुलेशंस द मैटर्स रिलेटिंग टू द इशू ऑफ कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, अदर मैटर्स इंसिडेंट देयरटो, and the manner in which such matters shall be disclosed by the companies either by general order or special order। या फिर प्रोहिबिट कर सकती है एनी कंपनी फ्रॉम इशूइंग प्रॉस्पेक्टस से, उसको मना कर दिया सारा वालों को कि ठीक है, क्योंकि उनका तो पब्लिक इशू से वो लोग पैसा डिपॉजिट से पैसा खरीद रहे थे ना, कलेक्ट करने वाले थे, तो वो रोकवा दिया। अब आपने सुना कभी इतने, अभी से नायका का IPO आ रहा है, अलग अलग IPO आ है, तो कैसे बनना चाहिए, क्या नहीं बनना चाहिए, किसको अलाउड है, किसको नॉट अलाउड, कौन करेगा? सेबी। बताओ कोई क्वेश्चन बनेगा इस पर? अब आ जाइए कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम CIS। अब पहले इसका मतलब समझते हैं कि अपन होता क्या है CIS का, ठीक है। सो बेसिकली CIS क्या होता है कि बहुत सारे जितने भी इंडिविजुअल्स हैं ना, वो लोग क्या करेंगे, साथ में आएंगे एंड एक फंड बनाएंगे। तो इंडिविजुअल्स पूल्स देयर मनी टुगेदर टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर असेट और असेट्स। फिर इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा सर? जितना भी पैसा लगाया है ना, उसे एक असेट क्रिएट की जाएगी एंड उस पर रिटर्न आएगा। वो रिटर्न उनके आपस में बांट दिया जाएगा इन द रेशियो ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट। जैसे मैं बोलता, मैंने अगर 30 करोड़ रुपए लगाया, आपने शायद 40 लगाया, मुकेश ने शायद 50 लगाया, टाटा वालों ने 60 लगाया, किसी ने 70 लगाया, तो जितना भी पूल बना है उसके प्रपोर्शन में जो भी अपन कमाएंगे उसके थ्रू अपने बीच में डिवाइड कर दिया जाएगा। उसको बोलते हैं अपन कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। क्या कहेंगे बेटा? कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। सो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम says any pooling of funds, क्या? Any pooling of funds under any scheme or arrangement which is not registered with the board or is not covered involving a corpus of 100 crores or more shall be deemed to be a collective investment scheme। तो 100 करोड़ या उसके ऊपर वाले को क्या बोलते हैं अपन? shall be deemed to be a collective investment scheme। वो मैंडेटरी सेबी में रजिस्टर होनी चाहिए। 100 करोड़ या उसके ऊपर के, मिनिमम 100 करोड़, सर्कल मिनिमम 100 करोड़। क्या कंडीशन है? So the contributions are made or the payments are made by investors by whatever name called and are pooled and utilized for the purpose of scheme or arrangement। The contribution are made to such scheme or arrangement by the investor with the view to receive profits, income, produce or property whether movable or immovable। फिर the property contribution is not or investment forming part of the scheme whether identifiable or not is managed on behalf of investors। managed on behalf of investor। अच्छा, the investors do not have a day-to-day control over the management and the operation of the scheme। फिर any scheme or arrangement made or offered by the person satisfying the conditions may be specified as per the regulation made under this act। तो 5 कंडीशन है बेटा। 100 करोड़ उसके ऊपर क्योंकि सभी में रजिस्टर करना पड़ेगा आपको मैंडेटरीली। वहाँ पर इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूट करेंगे, वहाँ से क्या क्या एक टू रिसीव प्रॉफिट्स, रिटर्न, इनकम, प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल इमूवेबल।
अच्छा, it is managed on behalf of the investors. अच्छा, investor will have no right in the day to day working of the management of that particular scheme. अच्छा, कोई और अगर स्कीम आएगी उसके लिए कुछ कंडीशन होगी वो बता दिया जाएगा इनको. फिर फॉलोइंग स्कीम और इनमें shall not be a collective investment scheme, shall not be a collective investment scheme. तो बेटा CIS वाले आंसर को अपन लिख देते हैं. दिस इज आंसर नंबर 4. दिस इज 3, दिस इज आंसर नंबर 4. दिस इज आंसर नंबर 4. तो ये एक्सेप्शन टू CIS है, इसको आप रट्टा मारेंगे एक्सेप्शन टू CIS को. कॉर्पोरेट सोसाइटी ने कोई स्कीम ऑफर की है, NBFC ने कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट किए, इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट हुआ पर, पेंशन फंड, पेंशन स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम कुछ हुआ वहाँ पर, डिपॉजिट्स अंडर कंपनीज एक्ट, सर निधि और म्यूचुअल बेनिफिट वाले, चिट फंड वाले, अच्छा म्यूचुअल फंड वाले, एंड एनी अदर स्कीम एज अ CJ में स्पेसिफाई. प्लीज रीड कर लीजिए इसको वापस से, इंपॉर्टेंट है. एक्सेप्शंस टू CIS. तो CIS वाला becomes your fourth answer. ध्यान रखना, this becomes your fourth answer. Next, power to issue directions and levy penalty. भैया सेबी माई बाप क्या करके power to issue directions and levy penalty. तो देखो सेबी in the interest of investors or an orderly development of securities market or to prevent the affairs of any intermediary या फिर other persons or to secure proper management of such intermediate persons may issue direction and may levy penalty. टाइम पास है, लिख दीजिए इसको RTP. नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, RTP. Then come to investigations. Investigation का आंसर. Sir, what are the grounds for investigation? So make this answer as your answer number 5th. इसमें आपको MCQs मिलेंगे, कुछ रीजन मिलेंगे जो याद करने पड़ेंगे. पहला, whether SEBI has reasonable ground to believe that the transaction securities market are dealt in a manner which is against the investors या फिर securities market, या फिर कोई इंटरमीडिएट मतलब कुछ जो ब्रोकर है वो प्रोविजन तोड़ दिया इस एक्ट का, कुछ रूल्स का, कुछ रेगुलेशन का, तो क्या कर सकता है इट एट एनी टाइम बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग डायरेक्ट एनी पर्सन. तो यहाँ पर जो बन जाएगा हमारा इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी कि जा तू इन्वेस्टिगेट कर करा एंड मेरे को रिपोर्ट बना के दे. कौन बोलेगा ऐसा? सेबी. If the transaction the securities are being dealt in a manner which is detrimental to the investors or the securities market, या फिर कोई इंटरमीडिएट मतलब ब्रोकर गलत काम कर रहा है, किस एक्ट का प्रोविजन तोड़ दिया, रूल्स रेगुलेशन तोड़ दिया है,
तो क्या कर देगा, बोर्ड डायरेक्शन देगा किसको, एक इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को, कि तू जा इन्वेस्टिगेट कर, मेरे को रिपोर्ट बना के दे। अब वो कॉमन इन्वेस्टिगेशन का जो अपन आंसर पढ़ते थे कंपनीज एक्ट में, वही सेम चीज, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी मैनेजर, एमडी, ऑफिसर, अदर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी एंड एवरी इंटरमीडियरी और एवरी पर्सन ऑल्सो विद द सिक्योरिटी मार्केट, क्या करने का, सारा इन्फॉर्मेशन दो, बुआ हुआ दो, डॉक्यूमेंट दो, जहां पर बुआ रखा है, कब, जहां वो बोलेगा, कहाँ लाने का, जहां वो बोलेगा, बराबर। पीरियड ऑफ कस्टडी, द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी में कीप इन हिज कस्टडी एनी बुक्स, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर 6 months, 6 months फॉर 6 months एंड शैल रिटर्न द सेम, जिससे वो लेकर आया था, अच्छा अगर उसको वापस से चाहिए तो वापस से वो मंगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी में कॉल फॉर एनी बुक, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड इफ दे आर नीडेड अगेन। जब वापस करेगा तो क्या करेगा, वो सर्टिफाइड कॉपीज दे देगा उनको। if the person on whose behalf the books, register, other documents and records are produced requires certified copies of the books, register, other documents and the record produced before the investigating authority, it shall give the certified copies. So certified copies थप्पा मार के वो दे देगा। हम यहाँ पर 6 महीने ध्यान रखना, 6 महीना। फिर वो किताब अभी तो को बोला चल हाथ रख। So any person directed to make an investigation may examine him on oath, any manager, MD, officer, other employee of any intermediary or any person associated with the securities market, कि अगर उसको लग रहा होगा ये लोग झूठ बोल रहे होंगे वहां पर, ठीक है। अच्छा कांड अगर कर दिया तो यहाँ पर 6 महीना ध्यान रखना आपको, 6 महीने, बाकी तो पूरा इन्वेस्टिगेशन का आंसर सेम ही है। इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी अपने पास 6 महीने तक बुआ रखेगा, 6 महीने तक बुआ संभाल के रखेगा। सर इफ failure in compliance to produce the investigating authority any person authorized by it in behalf any book, registered document, अगर वो नहीं दिया या कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा वो नहीं दिया, या आप सामने नहीं आए, आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, आपने बुआ नहीं दिया, तो जेल यात्रा इज अप टू 1 year और फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 crore और विद बोथ एंड ऑल्सो फर्दर फाइन विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपए पर डे, 5 लाख रुपए पर डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूस। क्या पेनल्टी है, अप टू 1 year, अप टू 1 crore और बोथ एंड 5 लाख, और अगर कंटिन्यू डिफॉल्ट होता 5 लाख रुपया पर डे, 5 लाख रुपया पर डे, ठीक है। बाकी पूरा वो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस, इसको खाली रीड करना है, बाकी इंपॉर्टेंट तो वहां फर्स्ट 5 पॉइंट तक था, बाकी खाली अपने को ये रीड करके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या क्या कर सकता है। चलो मैं स्क्रीन रोल करूंगा, आप इसको रीड करते जाएगा, यहां तक का आपका एग्जाम का काम। नीचे खाली पता होना चाहिए क्या क्या चीजें होती है। तो जो अपन ने कंपनीज एक्ट में जो अपनी इन्वेस्टिगेशन पढ़ोगे ना, उसी से लिंक करने का है। वो जाएगा जहाँ बुआ रखी वहां लेकर आएगा, इंसान को पकड़ के लेकर आएगा, मैजिस्ट्रेट के सामने रखेगा वहां पर, याद है ऐसा कुछ। फिर कोर्ट का ऑर्डर आएगा, कोर्ट पास करेगा, जहाँ बुआ रखी आपको लोकल पुलिस की मदद ले लीजिए, वो पूरा वो यहाँ से खाली रीड करना है, मेन फर्स्ट 5 पॉइंट से रीड।
डन है। देखा आपने पूरा टाइम पास है पार्ट था, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे फर्स्ट 5 पॉइंट से, तो दैट बिकम्स योर फिफ्थ आंसर इन्वेस्टिगेशन। सिक्स्थ, सीज एंड डिसीज खाली रीड करने क्या कहता है। सीज एंड डिसीज मतलब सर लीगल ऑर्डर, किसी चीज, किसी इंसान को कोई चीज करने के लिए, रोकने के लिए, रुकवाने के लिए। इट सेज सेबी फाइंड्स दैट आफ्टर कॉजिंग एन इंक्वायरी टू बी मेड that any person has violated or is likely to violate any provision of this act or any rules regulations made thereunder, it may pass an order requiring such person to cease and desist from committing or causing such violation। मतलब उसको रोक लगाना, किसी को रोक लगाना। अच्छा, प्रोवाइड दैट द सेबी शैल नॉट पास सच ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, या फिर पब्लिक कंपनी जिसकी सिक्योरिटीज लिस्ट होने वाली है अभी, unless the board has reasonable grounds to believe that such companies indulge in insider trading or market manipulation। तो अगर आप रोक लगाओगे किसी लिस्टेड पब्लिक कंपनी के प्रति या फिर एक ऐसी पब्लिक कंपनी जो अभी लिस्ट होने जा रही है, तो आपके पास पत्ता सबूत होना चाहिए, बोले एकदम एक्चुअल सबूत होना चाहिए आपके पास कि वो लोग इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे थे या फिर दे वर इन्वॉल्व इन मार्केट मैनिपुलेशन। सो आई डाउट इस पे कोई क्वेश्चन है ना। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पॉइंट नंबर 6। so देखो, पर्सन्स हु आर ऑथराइज्ड टू बाय सेल और डील इन सिक्योरिटीज, कौन कौन? स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, बैंकर, ट्रस्टी ऑफ ट्रस्ट डीड, फिर रजिस्ट्रार टू द इशू, मर्चेंट बैंकर, अंडर राइटर, पोर्टफोलियो, जितने भी शब्द आपने आज तक सीख रहे हैं सब ठोक देने का, सब सब सब, ठीक है। एज मे बी एसोसिएटेड विद सिक्योरिटीज मार्केट शैल बाय सेल और डील इन सिक्योरिटीज with the conditions of a certificate of registration to be obtained by the SEBI as per the provision of this act। तो ये जितने भी लोग की लिस्ट दे रखे, जो भी आपने सुन रखा है सब लिख देगा, they need to obtain a certificate of registration from the SEBI। फिर DP, custodian of securities, foreign institutional investor, credit rating agency or any other intermediary may by notification in this behalf shall the board may specify that they shall also buy, sell or deal in securities after obtaining the certificate of registration from SEBI। तो ये लोग को भी वो अलाउ कर सकता है बाय नोटिफिकेशन। ऊपर वाले जो लोग हैं वो तो एक्ट में लिखे हुए, नोटिफिकेशन थ्रू इन लोग को, डीपी को हो गया, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, कस्टोडियंस ऑफ सिक्योरिटीज हो गया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी या कोई और तरीके के इंटरमीडिएरी, उनको भी अलाउ कर सकता है बाय नोटिफिकेशन। सर, person who shall sponsor or cause to be sponsor or carry on a cause to be carried on any venture capital funds and collective investment scheme including mutual funds। तो क्या करेगा सर सेबी, they shall also be who obtain the certificate of registration from the board as per the regulation। वो लोग भी ला सकते हैं, वो लोग भी ला सकते हैं। सर्टिफिकेट कौन दिया? सेबी। कैंसिल भी कौन करेगा? सेबी। रीड दिस पार्ट, रीड दिस पार्ट। बरोबर। तो ऐसा कोई आंसर में कोई चेंज नहीं इसके से, ठीक है। सेबी ही सस्पेंड कर सकता है, आपको कैंसिल कर सकता है अगर आपने कोई रेगुलेशन तोड़ी, करने से पहले आपको क्या देगा? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग भौंकने का मौका। तो दैट्स आंसर नंबर 6। खाली वो लिस्ट पता होना चाहिए कि किसको अलाउ है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना। नाउ prohibition of manipulative and deceptive devices, insider trading and substantial acquisition securities or control। तो सेबी क्या करता है? मना करता है कि भैया जो ऊपर जो हेडिंग दे रखना, आप ये काम नहीं कर सकते हो, आप ये काम नहीं करो, अगर आप करोगे तो पेनल्टी लग जाएगी, पेनल्टी आगे है। इसमें खाली क्या बोला, आप नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं बोलता हूँ मैं इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, अगर आपने स्कैम वाली मूवी देखी, स्कैम 1992, ठीक है, हर्षा मेहता वाला जो केस देखा आपने, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं मैनिपुलेशन कर रहा हूँ, मार्केट में हर जगह फैला दिया, अरे भैया मार्केट भागने वाला सब खरीदेंगे, सब, अरे रिलायंस का शेयर 2 लाख रुपए का हो जाएगा, 2 लाख रुपए का रिलायंस का शेयर हो जाएगा। गलत है भैया, गलत है। वहाँ पर खाली रीड करना है, नॉट इंपॉर्टेंट। इसकी पेनल्टी काम की वो अपने को आगे मिलेगी, रीड, खाली रीड करना है।
डन है। फिनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट, आरटीपी नहीं पढ़ना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। खाली इतना पता होना चाहिए कि देखो सरकार की बॉडी तो ऑडिट कौन करेगा, कैग करेगा, कैग ही करेगा। पहली बार पढ़ो तो खाली रीड कर लीजिए इसको, खाली क्या करेगा और कहाँ सामने फेंकेगा, बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने आके रख देगा। खाली रीड है इस पर। कोई सी अंडरस्टैंड, यू आर अपेयरिंग फॉर सीए फाइनल एग्जाम्स। सीए फाइनल में ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पर कुछ केस बन सकता है, कहानी बनकर आएगी। भाई अकाउंट सिस्टम में क्या कहानी बनेगी, तो सब नहीं पढ़ने का। पहली बार पढ़ो तो आखिरी बार पढ़ लो, उसको रीड कर लीजिए, जस्ट रीड। आ जाइए भी आगे। नाउ पेनल्टीज एंड एजुकेशन, काम की बात अब यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, अब देखो बेटा याद करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं होगा, करना पड़ेगा। इट सेज इफ एनी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी रूल्स एनी रेगुलेशन मेड देयर अंडर टू फर्निश एनी डॉक्यूमेंट रिटर्न और रिपोर्ट टू द बोर्ड, एंड भाई साहब ने अगर नहीं दिया ही शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 1 लाख रुपीज which may extend to 1 lakh rupees per day, subject to a maximum of 1 crore rupees. Same है. File any return, furnish any information, books or documents within the time specified in the regulations के लिए, ठीक है. And he fails to furnish, अगर वो देता है तो वो incorrect देता है तो same penalty बेटा 1 lakh rupees per day, subject to maximum 1 crore. Same है. Fails to maintain books of accounts, same penalty है 1 lakh rupees which may extend to 1 lakh rupees per day, subject to maximum 1 crore rupees. डॉक्यूमेंट बुआ वो रिटर्न कुछ भी नहीं दिया, टाइम लिमिट में नहीं दिया, मेंटेन नहीं किया बेटा 1 lakh rupees is minimum, then per day is 1 lakh rupees, subject to maximum 1 crore, subject to maximum 1 crore. 15A, 15B, fail penalty for failure by any person to enter into an agreement with the clients. तो पता है अपन जब ट्रेडिंग करते हैं तो अपने को एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट kind of a bill जो बोलते हैं अपन. If any person is registered as intermediary and is required to under this act any rules regulation made thereafter to enter into an agreement with his client, तो जब अपन खरीदते तो अपने को बिल मिलता है, उससे पहले अपन को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है सारे डॉक्यूमेंट्स के, जो अपन पढ़ते भी नहीं, एकदम बहुत छोटा फॉन्ट साइज होता है, नहीं दिया, सेम पेनल्टी है 1 लाख रुपीज
1 लाख रुपीज पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1 करोड़, सेम पेनल्टी, कुछ भी है अभी तक यही पेनल्टी है, क्वेश्चन में कुछ भी आया सेम पेनल्टी चल रही है। सर पेनल्टी फॉर फेलियर टू रिड्रेस इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस सेम पेनल्टी बेटा, सेम पेनल्टी है, मिनिमम 1 लाख रुपीज पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 करोड़। कुछ भी कल तकलीफ हुआ, कुछ भी तकलीफ किया, किसने? सर लिस्टेड कंपनी ने तकलीफ किया। सर एनी पर्सन जिसको इंटरमीडिएट हो गया, कंपनी हो गया, जो डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने थे, अच्छा इंटरमीडिएट ने अग्रीमेंट नहीं किया क्लाइंटों के साथ वहाँ पर, सर जो कंपनी है उसने इन्वेस्टर का ग्रीवेंस सॉल्व नहीं किया, कुछ भी कांड किया, सेम पेनल्टी है 1 लाख रुपीज पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 करोड़ रुपीज। Samay International Limited, a public listed company, has been called upon by the SEBI to redress the grievances of the investor in specified time. Grievances spelling wrong है, ये mistake है, ध्यान रखना। The company fails to redress the same within the time specified by the board. Now, अगर नहीं किया तो penalty कितनी लगेगी? 1 लाख रुपीज per day subject to maximum of 1 crore rupees. Clear? फिर penalty for certain defaults in case of mutual funds के प्रति भी देख लीजिए, सेम पेनल्टी है बेटा, 1 लाख रुपीज पर डे सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 1 करोड़ रुपीज। इधर भी कुछ भी म्यूचुअल फंड से भी रिलेटेड है, देखो पागल हो जाओ तो करते करते सेम पेनल्टी है। सी सब में कॉमन लेके चले, जो अलग होगा वो याद करेंगे ना अपन। एक काम को इतने पार्ट को रीड कीजिए, 15A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया बेटा, अगर सेक्शन नहीं याद है चल जाएगा, पेनल्टी याद रखना 1 लाख रुपए पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 करोड़ रुपीज। इतना पढ़िए जरा एक बार, 15D चल रही है अपने अभी, रीड। Then, if any person who's sponsoring or carrying on any CIS schemes fails to comply with the condition, same penalty. Any person who is registered with the board as CIS, including mutual fund, fails to make an application, कुछ भी किया same penalty है, 1 लाख रुपीज पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 करोड़, सेम पेनल्टी चल रही है। रजिस्टर एज अ CIS, इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स, फेल टू डिस्पैच यूनिट सर्टिफिकेट, कुछ भी कांड किया आपने, सेम पेनल्टी है 1 लाख रुपीज पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 करोड़ रुपीज। अच्छा, रजिस्टर एज अ CIS and fails to refund the application money paid by the investor, same penalty. Register as a CIS, fail to invest the money collected in such CIS, ठीक है, सेम पेनल्टी। कुछ भी कांड किया सेम पेनल्टी चले बेटा, देख लीजिए। सर पेनल्टी फॉर फेलियर टू ऑब्जर्व रूल्स एंड रेगुलेशन AMC, तो म्यूचुअल फंड का D वाला था वहां पर, E वाला आपका आ गया AMC वाला, असेट मैनेजमेंट कंपनी का कुछ कांड किया वहां पर, 1 लाख रुपीज बट विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1 करोड़, सेम है। तो अभी तक जो पेनल्टी चल रही है बेटा सब सारी सेम ही चल रही है वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट, पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट इन केस ऑफ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, सबके लिए भी वही पेनल्टी है बेटा, देख लीजिए। Where any person fails to comply with the regulation made by the board in respect of alternative investment funds हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हो गया, REITs हो गए, या जो भी डायरेक्शंस है वो सेम पेनल्टी बेटा, 1 लाख रुपीज पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 3 करोड़ रुपीज। और यहाँ पर कुछ चेंज आया अभी, 3 times अमाउंट ऑफ गेन्स मेड आउट ऑफ सच फेलियर विच एवर इज हायर। तो लेट्स सर्कल, एक काम करते कम रुको, पेनल्टी को मार्क कीजिए पॉइंट नंबर 7, पेनल्टीज आंसर नंबर 7, ठीक है। A B C D E F G सब आपका सेम है, खाली F में
एफ को ऐसा कुछ सर्कल करके रखिए, ध्यान रखा आपको ये अलग पेनल्टी है। सो 1 लाख रुपीज़ तो सेम है, 1 लाख रुपीज़ पर डे वाले सेम है, 1 करोड़ रुपीज़ सेम है, खाली 1 करोड़ के आगे क्या बोले, और 3 टाइम्स अमाउंट विच एवर इज हायर, 3 टाइम्स अमाउंट ऑफ गेन विच एवर इज हायर, एफ वाली पेनल्टी चेंज। किसके प्रति, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के प्रति, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स के प्रति एंड रीट्स के प्रति, या उनके जो डायरेक्शंस है उनके प्रति, अगर आपने कंप्लाई नहीं किया तो। फिर पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एंड रिसर्च एनालिस्ट, अगर आप वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट हो। So when an investment advisor or a research analyst fails to comply with the regulations made by the board or direction issued by the board, such person shall also be liable for 1 lakh rupees, which may extend to 1 lakh rupees per day, subject to maximum of 1 crore, subject to maximum of 1 crore, subject to maximum of 1 crore. Same penalty, खाली F अलग है। स्टॉक ब्रोकर की इंपॉर्टेंट पेनल्टी, ये भी रिपीटेटिव है, ये आ गया। जैसे भी फॉर एग्जांपल अपना अकाउंट जीरोदा में है, सबका मेजॉरिटी सबका अकाउंट उसमें होगा, बराबर। तो जीरोदा वाले ने अपने को कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं दिया, मतलब बिल नहीं दिया, तो क्या पेनल्टी है बेटा, 1 lakh rupees. You shall be liable to penalty of 1 lakh rupees or more, but which may extend to 1 crore rupees, for which the contract note was required to be issued by that broker. Per day वाली नहीं है पर। Then fails to deliver any security or fails to make any payment of amount due to the investor. उस मैंने माल खरीदा, मेरे डीमैट में माल नहीं आया, मैंने माल बेचा था, मेरे को पैसा नहीं मिला वहाँ पर, सेम पेनल्टी 1 लाख रुपीज़, विच मैक्स 1 लाख रुपीज़ पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्स ऑफ 1 करोड़ रुपीज़। सेम पेनल्टी है भी, ब्रोकरेज अगर ज़्यादा लगा ली वहाँ पर, जो रेगुलेशन है, अब ध्यान से सुना ब्रोकरेज में क्या है, 1 लाख रुपीज़ विच मैक्स 10 to 5 times, which makes 5 times amount of charge in excess of the specified brokerage, whichever is higher. He is liable for more than 1 lakh rupees, but which may extend to 5 times amount of the brokerage charge in excess of the specified brokerage, whichever is higher. तो 1 लाख रुपीज़ या फिर जो एक्सेस ब्रोकरेज है उसका 5 times whichever is higher, whichever is higher. तो ये पेनल्टी को भी सर्कल कर रखिए, एफ एंड एच। स्टॉक ब्रोकर अलग से आ सकती है। नीचे एग्जाम्पल लिखिए, Aryan Capital is a stockbroker member of National Stock Exchange. Company has issued contract notes for the client. Mr. White complained to the SEBI that the company has failed to issue contract note in the form and the manner specified by the NSE. Contract note दिया पर वो फॉर्मेट में नहीं दिया, हमारे फॉर्मेट में नहीं दिया, तो क्या बोलोगे आप, SEBI shall be liable to impose penalty for more than rupees 1 lakh, but which may extend to 1 crore rupees, for which the contract note was required to be issued. Contract note नहीं दिया आपने in the manner specified by the exchange. H वाली penalty 15F. Insider trading important, circle क्या कहता है, देखो, any insider shall be liable to penalty of more than rupees 10 lakhs extended to rupees 25 crore rupees or 3 times the amount of the profits made, whichever is higher. 10 लाख रुपया और 25 करोड़ और 3 times the profit whichever is higher, मतलब मिनिमम तो 10 लाख लगनी है आपको, मतलब मोर देन 10 लाख लगनी है। वहाँ पर मिनिमम लेने के बाद 10 लाख तो ठोक देगा वो आपको, और 25 करोड़ और 3 times द प्रॉफिट में विच एवर इज हायर, तो बेटा 10 लाख से लेके वो जो 3 times ऑफ द प्रॉफिट या 25 करोड़ विच एवर इज हायर, वो आपका लिंक हो जाएगा। इनसाइडर ट्रेडिंग में क्या क्या हो सकता है, ईदर ऑन हिज ओन बिहाफ और ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन, communicates any unpublished price sensitive information to any person whether with or without his request for such information। मेरे को मुकेश ने बताया कि हम लोग बहुत जबरदस्त डील करने वाले, खरीद ले, मैंने जाके दुनिया को बता दिया। Counsels or procures for any other person to deal in any securities of the body corporate on the basis of price sensitive information। मैंने लोगों को बोला आओ खरीदते अपन रिलायंस। Deals in securities of body corporate listed on any stock exchange on the basis of price sensitive information या एक्सेप्ट एज रिक्वायर्ड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जैसे फॉर एग्जांपल डिविडेंड देने वाला, तो डिविडेंड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, कि मैंने वो दुनिया को बताया इट इज नॉट अ प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि वो है प्राइस सेंसिटिव बट वो ऑर्डिनरी कोर्स में ना, डिविडेंड तो आने वाला ही है वैसे भी, तो बराबर। तो सर आपको लग जाएगी 10 लाख रुपए और 25 करोड़ और 3 times द प्रॉफिट विच एवर इज हायर, 10 लाख रुपए और 25 करोड़ और 3 times द प्रॉफिट विच एवर इज हायर। आकाश फाइल अ कंप्लेंट टू सेबी दैट निमिष त्रिवेदी, CFO of Hygiene Food Limited, has passed an information to his close relatives regarding confidential deal with the exchange which will take place soon. The intention of Nimish Trivedi was to get profit from share trading. कितना penalty लगेगा, more than 10 lakhs और 25 करोड़ और 3 times the profit whichever is higher. So this is important. Then penalty for non-disclosure of acquisition of shares and takeover. Penalty for non-disclosure of the acquisition of shares and takeover.
So देखो अभी it says if any person is required under this act or regulation made thereunder fails to disclose the aggregate of his shareholding in the body corporate, शेयर्स लेना अलाउड है पर आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है, और मेक्स अ पब्लिक अनाउंसमेंट टू एक्वायर शेयर एट अ मिनिमम प्राइस, और मेक्स अ पब्लिक ऑफर बाय सेंडिंग लेटर टू द शेयर होल्डर, और मेक्स पेमेंट ऑफ कंसेशन टू द शेयर होल्डर्स हु सोल्ड द शेयर्स परसुएंट टू द लेटर ऑफ ऑफर। भैया आपने जो शेयर्स लिया है आपको इंटीमेट करना पड़ता है, आपने इंटीमेट नहीं किया तो कितना पेनल्टी है, 10 लाख रुपये विच में एक्सटेंड टू 25 करोड़ और 3 टाइम्स अ प्रॉफिट में विच एवर इज हायर। तो ये भी इंपॉर्टेंट पेनल्टी, ये भी इंपॉर्टेंट। अभी तक 1 लाख रुपया पर डे सब्जेक्ट टू 1 करोड़ चल रही थी। जो अलग पेनल्टी आई है बेटा वो आई है आपकी FH वाली, I वाली, J वाली। सर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, फ्रॉडलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अलग पेनल्टी। सर मिनिमम 5 लाख रुपीज विच में एक्सटेंड टू 25 करोड़ और 3 टाइम्स अ प्रॉफिट विच एवर इज हायर। तो वहाँ पर 10-10 लाख रुपये था, यहाँ पर 5 लाख रुपया हो गया, 10-10 लाख और 5-5 लाख रुपया। फिर पेनल्टी फॉर ऑल्ट्रेशन, डिस्ट्रक्शन एटसेट्रा ऑफ रिकॉर्ड्स एंड फेलियर टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस ऑफ द बोर्ड। अगर आपने छिड़कानी की किसके साथ, बोर्ड के साथ, बोर्ड के डेटाबेस के साथ, तो कितना पेनल्टी है वहाँ पर, मिनिमम 1 लाख रुपीज विच में एक्सटेंड टू 10 करोड़ और 3 टाइम्स द प्रॉफिट विच एवर इज हायर। तो बेटा ये सब पेनल्टी से याद तो करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। इनसाइडर ट्रेडिंग वाली, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस वाली, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स वाली, ये ध्यान से देखना, ये कम की चीज़ है। बाकी सब में 1 लाख रुपया पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1 करोड़ रुपये चल रही थी वहाँ पर, ठीक है। ब्रोकरेज वाले में 1 लाख रुपया बोला है एंड 1 करोड़ रुपया पर डे वाला नहीं लिखा हुआ है, बट ठीक है तो आप एक भी मत लिखना, होना तो चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैक्सिमम इज 1 करोड़ रुपया ना, पर यहाँ पर क्या लिखा है 1 लाख रुपया सब्जेक्ट टू 1 करोड़। तो ये सब अलग पेनल्टीज है, ये सब याद करनी पड़ेगी आपको। रीड एल, रीड एल। देन पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रवेंशन वेन नो सेपरेट पेनल्टी हैज बीन प्रोवाइडेड। तो बेटा वो ये 1 लाख रुपया विच में एक्सटेंड टू 1 करोड़ रुपीज, ठीक है। तो सेपरेट पेनल्टी अगर नहीं है तो आप 1 लाख रुपया विच में एक्सटेंड टू 1 करोड़ कॉमन पेनल्टी है। सो अगेन आई रिपीट, कौन कौन सी पेनल्टी मार्क करनी है, L वाली, K वाली, J वाली, I J K L H F। बाकी सब में 1 लाख रुपया पर डे, आई मीन 1 लाख रुपया पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 करोड़। दैट्स 7th आंसर। पावर टू एडजुडिकेट लिख दीजिए RTP। RTP no factors to be taken while adjudging the penalty। ये अपन पढ़ते हैं ना अपने आंसर साइलेंट वाला, वैसा ही मिलता जुलता आंसर। क्या कहता है सर, जब वो पेनल्टी जाएगी ना, कितनी पेनल्टी देनी, मिनिमम देनी है कि मैक्सिमम देने, तो कितनी, क्या फैक्टर्स कंसिडर करेंगे, द अमाउंट ऑफ डिसप्रपोर्शनेट गेन और द अनफेयर एडवांटेज
wherever quantifiable as a result of the default. वो देखोगे आप. The amount of loss caused to an investor or a group of investors as a result of the default. The repetitive nature of the default. Siren आप यूज कर सकते हो. Siren. ठीक है, तो ये एक काम की चीज़ है जो एग्जाम में आ सकता है. क्या क्या फैक्टर्स डिटरमाइन करने पड़ेंगे पेनल्टी में. इंजरी टू द पब्लिक इंटरेस्ट, रेपुटेशन ऑफ द डिफॉल्ट, नेचर ऑफ कंपनी, नेचर ऑफ डिफॉल्ट, अमाउंट ऑफ डिसप्रपोर्शनेट गेन या फिर अनफेयर एडवांटेजेस, या अमाउंट ऑफ लॉस कॉस्ट टू एन इन्वेस्टर और अ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स. फिर कम टू 80. 7वां आंसर. अब ये 8वां आंसर है 80. 80 में कौन कौन बैठेगा. तो सीजी में एस्टैब्लिश अ ट्राइब्यूनल व्हिच इज कॉल्ड एज सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल. उसको बोलते हैं अपन सैट. सैट. ठीक है, जो सारे मैटर्स देखेंगे सेबी वाले. ये आपका हो गया 8th आंसर. कॉम्पोजिशन ऑफ सैट. सैट में कौन कौन बैठेगा. सर कौन आएगा यहाँ पर. प्रिसाइडिंग ऑफिसर. अपन सेबी में बोलते हैं चेयरपर्सन एंड 5 मेंबर्स. यहाँ पर क्या बोलते हैं. प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड सच नंबर ऑफ जुडिशियल मेंबर्स एंड टेक्निकल मेंबर्स एज अ सीजी में डिटरमाइन. आपको एनसीएलटी से लिंक मिल रहा है. प्रेसिडेंट, जुडिशियल मेंबर्स एंड टेक्निकल वहां भी होते थे वहां पर. फिर subject to the provisions of this act, the jurisdiction of SAT shall be exercised by the benches thereof. A bench may be constituted by the presiding officer of the SAT with 2 or more JM or TM as it may deem fit. With 2 or more JM या फिर TM, मतलब 2 GM हो सकते हैं, 2 TM हो सकते हैं, 1 JM हो सकता है, 1 TM हो सकता है. ठीक है, और साथ में प्रिसाइडिंग ऑफिसर हमेशा बैठेंगे वहां पर. अच्छा, provided every bench constitutes shall at least 1 GM and 1 TM. मैंडेटरी 1 GM और 1 TM होगा, मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं पर एक तो होगा. सो एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर, 1 GM 1 TM. ठीक है, 2 GM रखा, 2 GM, तो आपको 1 TM तो लाना ही पड़ेगा. आपने 2 TM लेकर आए तो आपको 1 GM तो लाना पड़ेगा. प्रिसाइडिंग ऑफिसर हमेशा बैठेगा वहां पर. द बेंचेस ऑफ सैट शैल ऑर्डिनरी सिट एट मुंबई एंड मे ऑल्सो सिट एट अदर प्लेसेस एज अ सीजी में स्पेसिफाई. ठीक है, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर में ट्रांसफर अ JM और अ TM ऑफ द सैट फ्रॉम वन बेंच टू अदर. उसके बाद शायद यहाँ से वहां भेजता रहेगा उसको कि ये मुंबई बेंच से कलकत्ता बेंच है, कलकत्ता से चेन्नई बेंच है, उसकी इच्छा है वहां पर. दिस इज योर 8th आंसर. 9th. Qualification. A person shall not be qualified for the appointment as a presiding officer or a GM or TM unless he has been a judge of a Supreme Court for a Chief Justice of High Court, has been a judge of Supreme Court or Chief Justice of High Court or a judge of High Court for at least 7 years in the case of presiding officer. अगर presiding officer की बात करो तो बड़ा आदमी चाहिए. बड़ा आदमी या तो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो, या अगर हाई कोर्ट का जज है 7 साल तक रहना चाहिए अगर आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर की बात कर रहे हो तो. अच्छा, इज और हैज बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 years. अरे इन केस ऑफ GM हाई कोर्ट जज 5 years, GM के. TM के लिए अभी प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए क्या बोला उसने. सर 7 साल तक चीफ हाई कोर्ट का जज होना चाहिए. अगर आप खाली 5 साल तक हो तो आप GM बन सकते हो. टेक्निकल मेंबर के लिए कौन है. इज और हैज बीन अ सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ CG ऑन एनी इक्विवेलेंट पोस्ट इन द CG और SG. या फिर या तो वो सेक्रेटरी है या फिर एडिशनल सेक्रेटरी कोई मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कहीं भी होंगे वहां पर, या कोई इक्विवेलेंट पोस्ट होल्ड कर रहे हो. या फिर पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी, स्टैंडिंग, हैविंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज and professional experience of minimum 15 years, 15 years in the financial sectors including securities market or pension funds or commodity derivatives or insurance. प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए बहुत सिंपल है. सुप्रीम कोर्ट का जज या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का जज या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जज फॉर 7 years. फॉर 7 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए. अच्छा, जब मैं GM की बात करता हूँ हाई कोर्ट जज होना चाहिए 5 साल के लिए. टेक्निकल मेंबर के लिए या तो फिर वो सेक्रेटरी होना चाहिए, एडिशनल सेक्रेटरी होना चाहिए कोई मिनिस्ट्री में, सरकार की या तो CG की या तो SG की, या फिर पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी, स्टैंडिंग, हैविंग 15 years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस. 8th आंसर. सर सेम वो एनसीएलटी की बात है जैसे अपन एनसीएलटी में पढ़ते थे. प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन द GM ऑफ द सैट कौन अपॉइंट करेगा. CG इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हिज नॉमिनी. कौन रह गया. TM को कौन अपॉइंट करेगा. सर सर्च कम सिलेक्शन कमेटी. कौन अपॉइंट करेगा. सर्च कम सिलेक्शन कमेटी. अब सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन बैठेगा. ये लोग बैठेंगे यहाँ पर. सर अगर मैं कहता हूं कि अगर वो जो अपना जो सैट बना है वो गलत बना है, मतलब जो क्वालिफिकेशन है वो मीट नहीं हुए, तो उन्हें जो डिसीजन दिए होंगे वो सारे के सारे वैलिड होंगे. आपको पता ही है बराबर. ये वो वाला पॉइंट है. रीड दिस पॉइंट्स. खाली इतना ध्यान रखना. प्रिसाइडिंग ऑफिसर को GM को कौन अपॉइंट करेगा. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. CG इन कंसल्टेशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हिज नॉमिनी. टेक्निकल मेंबर्स को कौन अपॉइंट करेगा. सर्च कम सिलेक्शन कमेटी. अब सर्च कम सिलेक्शन कमेटी में कौन बैठेगा वो यहाँ पर लिस्ट दे रखी है. रीड करना है और फिर वैलिडिटी वाला पॉइंट है. ईजी जो अपन पढ़ते हैं वही चीजें रिपीटेड है. रीड.
ठीक है। फिर उनका कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑन विच सीज टू ऑफिस और होल्ड ऑफिस एज सच इन द बोर्ड और इन सच अथॉरिटीज। तो भैया क्या कहता है ये, अ मेंबर और अ पार्ट टाइम मेंबर ऑफ द बोर्ड और द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी और द पेंशन फंड अथॉरिटी और द डेवलपमेंट अथॉरिटी और एनी पर्सन द सीनियर मैनेजमेंट shall not be appointed as a presiding officer or a member of the SAT during his service or tenure as such with the board or such authorities as the case may be within 2 years from the date on which he ceases to। 2 साल तक आप कहीं और जाके काम नहीं कर सकते, जो सरकार वाली जो रिलेशंस है ना वहां पर आप काम नहीं सकते, 2 साल तक आपको रेस्ट्रिक्शन, बेसिकली कूलिंग पीरियड। ये कट कर दीजिए। टेन्योर ऑफ सैट कितना है वहां पर, so the presiding officer or the GM or the TM of SAT shall hold office for the term of 5 years, सेम जो सेबी के लिए है उनके लिए भी सेम ही है, ठीक है। एंड shall be eligible for reappointment for another term of 5 years, ये भी वही है वहाँ पर। बट जो मैक्स एज है बेटा यहाँ पर वो 70 साल है। चेयरमैन के लिए 65 है, इनके लिए 70 साल है, 70 साल है। इंपॉर्टेंट। सो 8th आंसर कॉम्पोजिशन ऑफ SAT हो गया, 9th उनके क्वालिफिकेशन हो गई, ठीक है। टेन्योर को आप कर दीजिए 10th आंसर, टेन्योर को 10th आंसर। सैलरी अलाउंसेस फिलिंग ऑफ वैकेंसी, आरटीपी, आरटीपी। ये जो आप लोग बाकी जगह पे पढ़ते हो वही सेम सारी चीजें, ऐसा कोई इस पे क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपको पता होना चाहिए, एकदम बेसिक पार्ट है। रीड कर लीजिए पहली और आखिरी बार, रीड। नेक्स्ट रेसिग्नेशन एंड रिमूवल, सेम पॉइंट है जो अपन आगे बढ़कर आए। सो द प्रिसाइडिंग ऑफिसर और एनी मेंबर ऑफ द SAT, बेसिकली GM या TM हुआ, ठीक है, वो लोग रिजाइन कर सकते हैं कब सर, 3 months और अ सक्सेसर अपॉइंटेड और द कंप्लीशन ऑफ टर्म विच इज अर्लियर। हर जगह पर ये होता है, NCLT में भी ये पढ़ते हो, इनकम टैक्स में ये पढ़ते हो, 3 months और द सक्सेसर और द एक्सपायरी ऑफ टर्म विच एवर इज अर्लियर। दिस इज योर 11th आंसर, 11th आंसर। फिर रिमूवल ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर GM और TM, कौन अपॉइंट करता है सर? CG निकालेगा। तो CG आफ्टर मेकिंग एन इंक्वायरी मेड बाय द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट may remove the presiding officer or the GM or TM of the SAT if he, this becomes your 12th आंसर। कॉमन पॉइंट्स है वही, इंसॉल्वेंट है वो वहां पर भी था, पब्लिक इंटरेस्ट वाला अब्यूजिंग द पोजीशन वो भी था, कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन मोरल टर्पिड वो वहां पर भी था, अनसाउंड माइंड वो वहां पर भी था वहां पर, एंड सच अदर फाइनेंशियल इंटरेस्ट अगर उसने एक्वायर कर दिया विच इज लाइकली टू अफेक्ट हिज पोजीशन, तो उसको निकाल के बाहर फेंक लिया जाएगा। अच्छा, पॉइंट नंबर डी और ई में, पॉइंट नंबर डी और ई में अगर आप उसको निकाल के बाहर फेंक रहे हो तो पहले उसको क्या देना पड़ेगा? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग, हो गया आंसर। तो जो पीछे पड़ा वही अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट वाली बात, अब्यूजिंग द पोजीशन वाली बात, कन्विक्टेड फॉर मोरल और ऑफेंस, खाली इसमें एक और पॉइंट आ जाएगा एक्वायरिंग फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट। निकालने से पहले क्या दीजिएगा अपने को? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट। फिर अपील 13, ये सीजी वाला पॉइंट छोड़ दीजिए। एनी पर्सन अग्री बाय द ऑर्डर ऑफ द बोर्ड मेड अंडर दिस एक्ट और द रूल्स और रेगुलेशंस, या मेड बाय द एजुकेटिंग ऑफिसर, या फिर मेड बाय द IRDA पेंशन फंड या डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो क्या कर सकते हैं वो लोग? अपील फाइल कर सकते हैं टू द SAT विदिन 45 डेज, विदिन 45 टू द SAT विदिन 45 डेज। वही सिंपल बात है, जिस दिन से ऑर्डर पास होगा विदिन 45 डेज। एक्सटेंशन मिल सकता है
SAT may enter an appeal after the expiry of said 45 days if it is satisfied there was a sufficient cause to be shown. So भाई अगर आप अग्रीव्ड हो बोर्ड से, एजुकेटिंग ऑफिसर से, IRD से, जिस दिन उनका ऑर्डर पास हो उसके 45 दिन के अंदर आप अपील फाइल कर सकते हो SAT को. अगर एक्सटेंशन चाहिए तो आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हो. डेज नहीं दिया अभी तक यहाँ पर. फिर ऑर्डर पास बाय SAT. SAT क्या करेगा? कंफर्म कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, SAT डिसाइड कर सकता है. फिर SAT ने जो ऑर्डर पास किया है वो आगे भेज सकता है किसको? जिसने ऑर्डर पास किया था, जिसके अगेंस्ट वो आप अग्रीव्ड हो, सेबी को, IRDA को, या फिर कोई पेंशन फंड रेगुलेटरी, या फिर कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी, या फिर एजुकेटिंग ऑफिसर. SAT के पास कितना टाइम लिमिट है डिस्पोज ऑफ करने के लिए? 6 महीना. कितना? 6 महीना. अब SAT का डिसीजन है, आप खुश नहीं हो, अब आगे जाओगे किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास. विद इन 60 डेज. सेम चल रहा है NCLT वाला, सेम. अच्छा, एक्सटेंशन कितने दिन का मिल सकता है बेटा आपको? मैक्स 60 डेज का एक्सटेंशन, 60 डेज का. तो ये 45 एंड डेज नहीं दिया है, होना चाहिए 45 ही. वो नेक्स्ट अपील करोगे आप सुप्रीम कोर्ट के पास, 60 डेज एक्सटेंशन, 60 डेज. SAT के पास टाइम लिमिट है 6 महीने का डिस्पोज ऑफ करने का. देन कॉन्ट्रावेंशन बाय कंपनी, RTP. ये अपन फॉर्मूला में पढ़ते बेटा. अगर कंपनी ने कांड किया है, तो उसके सारे पर्सन्स, MD, मैनेजर, डायरेक्टर, ऑफिसर, जो भी उस टाइम पे लोग थे वो सबके सब लाइबल. घर, गाड़ी, बंगला, किडनी विडनी सब लाइबिलिटी हो जाएगी उनके. बेटा ये वही वाला पॉइंट है, वो जो अपन फॉर्मूला में पढ़ते हैं ना, वही वाला पॉइंट है. अच्छा, कंपनी के लिए अभी यहाँ पर तो कंपनी आएगा, पर अपन फॉर्मूला में फॉर्म अगर हुआ तो पार्टनर्स, तो वो डायरेक्टर की जगह पे पार्टनर्स रिप्लेस हो जाएगा. तो फॉर्मूला में पढ़ते अपन, वही सेम पॉइंट है. ये रीड कर लीजिए एक बार, रीड. नेक्स्ट, रिकवरी ऑफ अमाउंट्स. अब वही रिकवरी ऑफिसर बन के आप वो रिकवर कर सकते हो, जो अपन वही फॉर्मूला में पढ़ते हैं, इनकम टैक्स में पढ़ते हैं, सेम पॉइंट है. इफ अ पर्सन फेल्स टू पे द पेनल्टी इम्पोज अंडर दिस सेक्टर, फेल्स टू कंप्लाई विद एनी डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड और फॉर रिफंड ऑफ मनी, और फेल्स टू कंप्लाई विद एनी डायरेक्शंस, ठीक है, और फेल्स टू पे एनी फीस टू द बोर्ड, तो क्या हो जाएगा? द रिकवरी ऑफिसर में ड्रॉप अंडर सिग्नेचर स्टेटमेंट. कौन आएगा बेटा पिक्चर में? रिकवरी ऑफिसर. specifying the amount due from the person and shall proceed to recover from such person the amount specified in following modes. क्या क्या? attach and sale persons movable property, attach and sale persons immovable property. सर बैंक अकाउंट को आपको अटैच कर सकते हैं, डिटेंशन आपको जेल में डाल सकता है, और अपॉइंट अ रिसीवर फॉर मैनेजमेंट ऑफ द पर्सन मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी. जो ताकत आगे कौन सा है? वो इनकम टैक्स ऑफिसर वाली, टैक्स रिकवरी ऑफिसर. सेम वही है. सो रिकवरी ऑफिसर आपका मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच कर सकता है, बेच सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच कर सकता है, बेच सकता है, पर बैंक अकाउंट को आपके अटैच कर सकता है, इनसे आपको जेल वेल में डाल सकता है वहाँ पर, या फिर
आपकी किसी इंसान को अपॉइंट कर सकता है आपकी प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए, ठीक है, रिकवरी ऑफ अमाउंट्स। तो मेक दिस आंसर एज योर 14th आंसर गाइस, 14th, दैट्स योर रिकवरी ऑफ अमाउंट्स। ये नीचे का पार्ट पूरा आरटीपी। नहीं पढ़ना है ये सब, कुछ काम का नहीं है, खाली रीड कर लेना कि किस किस के नाम पे प्रॉपर्टी जा सकती है, रीड कर लेना खाली इसको। नीचे कंटिन्यूएंस ऑफ प्रोसीडिंग्स, सेम फॉर्मूला वाला, where a person dies or his legal representative shall be liable to pay any sum which the deceased would have been liable to pay। अगर वो नहीं मरा है, if he had not died in the like manner the same to the same action as the deceased, provided in case of penalty payable the legal rep shall be liable only in case of penalty has been imposed before the death of the deceased person। तो ही पेनल्टी लगेगी, उसके मरने के बाद पेनल्टी लगेगी तो हम नहीं भरेंगे। अगर वो मर गया है, उससे पहले अगर ऑर्डर पास हो गया था तो भैया जितनी पेनल्टी है वो हमको देनी पड़ेगी ना। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब सेक्शन 1 क्या कहता है, एनी प्रोसीडिंग फॉर डिसगॉर्जमेंट, रिफंड और इनएक्शन फॉर रिकवरी बिफोर द रिकवरी ऑफिसर under this except for the levying of penalty shall be initiated against the deceased before his death shall be deemed to have been initiated against the legal rep and may be continued against the legal representative from the state at which stood on the date of death। सब कुछ जिस दिन हुआ ना उस दिन से शुरू हो जाएगा। खाली पेनल्टी के लिए क्या बोला उसने, वो आपको पहले लगानी पड़ेगी, मरने से पहले। एनी प्रोसीडिंग फॉर डिसगॉर्जमेंट, रिफंड और एक्शन फॉर रिकवरी बिफोर द रिकवरी ऑफिसर अंडर दिस एक्ट एक्सेप्ट a proceeding for levy of penalty which could have been initiated against the deceased if he had survived may be initiated against a legal rep and all the provisions shall of this act shall apply। तो सब कुछ आपको लगेगा एक्सेप्ट पेनल्टी के टाइम पे ध्यान रखना, जो आपका जो घर वाला है जिसने कांड किया उसके जिंदा होने से पहले पेनल्टी लगनी चाहिए। बाकी सब में बाद में हुआ पहले कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको देनी पड़ेगी क्योंकि आप उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो। फिर every legal rep shall be personally liable for any sum payable by him in his capacity as a legal rep while his liability for such sum remains undischarged। He creates a charge on or dispose of parts with any assets of the estate of the deceased which are in or may come into his possession। मतलब जो जैसे बाप ने कांड किया, बाप की सारी प्रॉपर्टी बेटे के पास आती है, बराबर, तो उस पर वो लोन वोन नहीं ले सकता, लोन ले रखा है तो प्रॉपर्टी वो सीज वीज हो जाएगी। वहाँ पर आप लोन के लिए आज भी लायबल हो, आपको देना ही पड़ेगा। वो फॉर्मूला का वही सेम कॉन्सेप्ट, किसी प्रॉपर्टी सारी सीज कर लेगा, वहां पर लोन तो आपको भरना पड़ेगा। The liability of legal rep under this section shall be limited to the extent to which the estate of deceased is capable of meeting the liability। मतलब जो बाप की जो प्रॉपर्टी है उसके प्रति अपन लायबल है, टू द एक्सटेंट ऑफ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। हमेशा अपन ये बोलते हैं ना, कॉमन चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव शैल बी लायबल टू द एक्सटेंट ऑफ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। मतलब मेरी पर्सनल गाड़ी घर बंगला नहीं जाएगा। अज्यूम करो अगर ऋषि कपूर भाई साहब थे, ठीक है, अगर वो चले गए, उन्होंने कांड किया, तो उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी वो रणबीर के पास जाएगी, तो रणबीर आपकी जो प्रॉपर्टी पर्सनल पे है उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, जो आपको ऋषि कपूर जी से आई है आपके पास उसको हाथ लगाया जाएगा। खाली ध्यान रखना पेनल्टी के टाइम पे ऋषि कपूर पहले जिंदा होना चाहिए, उसके बाद अगर वो चले गए तो आप लायबल हो। ऋषि कपूर के जाने के अगर पेनल्टी लिवाई होती है तो आप लायबल नहीं हो, क्लियर। सो ये दोनों आंसर ये भी एग्जाम में आ सकते हैं बेटा, 14 एंड 15 कंटिन्यूएंस ऑफ प्रोसेस, दिस इज 15 आंसर, खत्म। तो से भी है कि 15 आंसर पीछे जो अपन ने किए थे, उधर भी 14-15, पीछे 15 आंसर, 30 आंसर टोटल। इतना ही पढ़ने का है बस। पार्ट 1 जो था मैंने आपको एलोडेर का पहले करा दिया था बेटा, वो खत्म हो चुका है अपना। यहाँ पर ये 15 आंसर, इतना ढंग से कर लो, आप एमसीक्यू आंसर कर पाएंगे, डिस्क्रिप्टिव भी आंसर कर पाएंगे। सुन लेना बार बार, ईयरफोन लगा के वीडियो ऑफ करके 2x पे देख लीजिएगा, दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिएगा। डू लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिले। इतना ही पढ़ना होता है, पागल थे लोग 10-10 12-12 घंटा पढ़ते हैं, कुछ काम करिए, इतना पढ़ लो, बहुत है, मार्क्स आ जाएगा आपको 4 से लेके 6, 8, 10, क्योंकि सेकुलर सरफेस से खत्म हो गए, पता नहीं कितने मार्क्स का सेबी आएगा। तो आप लोगों को सेफ खेलने का मैं कहता हूँ 4 मार्क का एलओडीआर आ जाएगा, 4 मार्क का आपका सेबी एक्ट आ जाएगा, 8, 2-4 मार्क का डिस्क्रिप्टिव, तो 10 से 12 मार्क के वेटेज कैरी करेगा, ईजी है, ठीक है। रुक जाओ एक बार, जुलाई 21 का एक पेपर निकालते एक बार।
क्या है ये? 4 मार्क का आया था क्वेश्चन नंबर 4 में, जुलाई 21। अब ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये अलग अलग जो क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में नीचे लिंक देगा क्वेश्चन के, ठीक है, वो करने हैं आपको, और जो भी मैं एक्स्ट्रा आपको अलग से क्वेश्चन कर रहा हूँ वो करने हैं आपको। तो 30 कॉन्सेप्ट, तो वो 15 पार्ट 1 के, 15 पार्ट 2 के, उसी में पार्ट 1 में आपको नीचे वीडियो मिल जाएगा जहाँ पर मैंने क्वेश्चंस कराया अलग अलग, वो करके जाना है। प्लस जो मैं भी आपको अलग क्वेश्चंस करा जो अलग से एग्जाम में आए हैं वो अपने को करने होंगे। मिस्टर कपूर, अ मार्केट इंटरमीडिएट वाज फाउंड alleged to have violated certain conditions under provision of SEBI. The SEBI is contemplating action against the intermediate and asked for submission of certain details. Mr. Kapoor submitted details with the full and true disclosure of the alleged violation, and the CG wants to grant him immunity in the said circumstances. SEBI is, however, of the view that immunity cannot be granted and wants to prosecute Mr. Kapoor for carrying out the investigation. Examine how the matter would be resolved. Dispute settlement. Settlement का आंसर है, देखो इधर भी, the CG on recommendation by the board, if the CG is satisfied that any person who has alleged to have violated any of the provision of this act or the rules made thereunder and has made a full and true disclosure कर रखा है वहां पर, तो उसको क्या जा सकता है, may grant to such person subject to such condition immunity from prosecution of offence under this act or the rules made thereunder, or also from imposing of any penalty under this act with respect to the alleged violation. क्या exception है? No such immunity shall be granted by CG in case where the proceedings of the prosecution for such offence have been instituted before the date of application for grant of such immunity. Provide further recommendation the board under this subsection shall not be binding upon the CG. बेटा आपको जब इम्यूनिटी लेनी है, आपको इम्यूनिटी जब लेनी है तो आपको पहला लेना पड़ेगा, उसके बाद आप नहीं ले सकते। Provided that no immunity shall be granted by CG where the proceedings of the prosecution for such offence have been instituted before the date of receipt of application for the grant of such immunity. In the above case, question Chepa, the CG cannot grant immunity to Kapoor in the circumstances given the question. The recommendation of SEBI is required to grant immunity. Moreover, such recommendation shall not be binding upon the CG. Shall not be binding upon the CG. Generally मिल सकती है पर आपको एप्लीकेशन पहले करनी पड़ेगी, आपको एप्लीकेशन पहले करनी पड़ेगी। तो 24B, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे नोट्स में वहां लिख देता हूँ क्वेश्चन 4B ऊपर ही, तो आपको ध्यान रखा क्वेश्चन 4B जुलाई 21 न्यू, तो भले आप ओल्ड हो भले आप न्यू, आपको करके जाने का है 4B, ठीक है। सी पास क्वेश्चंस रिपीट होते करके जाना। मैंने पार्ट 1 में नीचे एक लिंक दे रखा है जहां पर मैंने क्वेश्चंस कराए, वो जरूर देखना, ठीक है। नाउ अभी ओल्ड, बाकी दोनों तो मैंने करा दिए थे, वो LODR के क्वेश्चन है वहां पर। क्या कहते हैं देखो, एक्सप्लेन भाड़ में के ऊपर का, एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ सेबी, the powers that can be exercised by the SEBI to pass cease and desist order. cease and desist order रोक सकते हैं सेबी। अभी देखो क्वेश्चन देखो क्या है, पूरा कहानी देखना भी। सीज एंड डिसीज याद है आपको, अपन ने क्या था, सीज एंड डिसीज रोक सकता है आपको। डेविड इज एमडी ऑफ डायनेमिक पावर लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी। हिज वाइफ कंसोलिडेटेड हर शेयर होल्डिंग ऑफ डायनेमिक पावर लिमिटेड विद अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। David shared with her the information of unpublished adverse financial results of Q4. Taking a call of this information, she sold her shares in the market at a handsome price. The market price of Dynamic Supply steeply fell after Q4 results were published. Some investors made a complaint that Dynamic and David are indulging in insider trading and manipulating the market price with a request to, क्या क्वेश्चन किस पे, सीज एंड डिसीज पर है, सीज एंड डिसीज पर। चेक करो, कर चुके अपन, कर चुके, चेक करो। देखो सीजन डिसीज का आंसर पढ़ा था अपन, रीड किया था अपन ने, पर इसको मार्क करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आ चुका है। ओल्ड सिलेबस में आता है सीज एंड डिसीज्ड।
ये रहा पॉइंट नंबर 7, दैट्स ऑन पेज नंबर 13, एग्जाम क्वेश्चन। ठीक है, ओल्ड में आया था बट ठीक है, काम की चीज अपने लिए। और देखते हैं और कहाँ है। ये कर लिया अपन ने। एक और क्वेश्चन 3 मार्क का, दैट्स क्वेश्चन नंबर 5B। Mr. Robert, aged 64 years, as on 31st Jan 16, was appointed as the presiding officer of the SAT and on 1st Feb 16 for a term of 5 years. He served as to the CG a notice of resignation from the office of presiding officer on 1/10/20. The CG issued an order appointing a successor which shall take effect from 1/12/20. Explain the provision of SEBI that when the acts on which Robert shall vacate his office. So 3 months from the date of notice, or the successor, or the term completion, whichever is earlier. Whichever is earlier. 3 months from the date of giving notice. 1/10/20 से 3 महीना, अक्टूबर पूरा जाएगा, नवंबर पूरा जाएगा, दिसंबर पूरा जाएगा, तो मतलब आई वुड से 31st December 20, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब 1st Jan से ना आ जाएगा। और सक्सेसर अपॉइंटेड, सक्सेसर कब आएगा? 1/12/2020। और टर्म कंप्लीशन विच इज अ टर्म कंप्लीशन कब होगा? तो सैट में तो 70 साल होता है ना, सैट में तो 70 साल होता है। चेयरमैन ऑफ सेबी में 65 है, ध्यान रखना। तो इसने जान पूछे कंफ्यूजन 64 दिया, अगर 5 ऐड कर दोगे तो वो 65 को पार करते 69 पे ले जाएगा, बट ठीक है 70 के नीचे कोई दिक्कत नहीं है। सो टर्म कब कंप्लीट होगा? 31st Jan 16 से लेके 5 साल, दैट इज 31st Jan 21, 31st Jan 21, विच एवर इज अर्लियर, विच इज अर्लियर। तो भाई साहब छोड़ के जाएंगे 1/12 को, 1/12 को बी। December 3 मंथ्स वही अपन ने लिया, एक जो लिखा था 31st Jan, 1/12 को छोड़ के जाएंगे। बताओ, टफ होता है सभी, बहुत टफ होता है, आहा बहुत टफ। थियोरी चेपा, ठीक है, फिर वो लिखा 3 मंथ, सक्सेसर, कंप्लीशन टर्म, विच इज अर्लियर, कैलकुलेट किया, बता दे 1/12 को छोड़ेगा। बहुत टफ होता है सर साहब, बहुत टफ। 6 मार्क का आया था, 3 मार्क का 2 क्वेश्चन, सीज एंड डिसीज मार्क कर लिया अपन ने। और ये आया था जुलाई 21 में, ये Jan 21 का ओल्ड। ठीक है, कोई नहीं, एक और करते हैं अपन। Jan 21 का ओल्ड कर लिया अपन ने। और क्या है, ये है इंटर, बहुत सारा पेपर खुला। ये November 20 का करे थे, जुलाई 21 पेंडिंग अभी भी, November 20 ओल्ड। 6 मार्क का क्वेश्चन है, 3 मार्क का। Mr. Ganesh has been appointed as an investigating authority by SEBI to investigate the affairs of a listed company on the reasoning that the transaction securities are dealt in a manner which is detrimental to the investors. ठीक है, the investigation officer has taken over the charge and custody of the books after due approval of magistrate. He is unable to complete the investigation within 180 days. 6 महीना। The board of the company filed an application to SEBI to return the books. Discuss the validity of the request of the board of the company. During the investigation, one of the directors had refused to answer the question. Penalty कितनी होगी? पेनल्टी 1 लाख नहीं, इन्वेस्टिगेशन की अलग पेनल्टी है, इन्वेस्टिगेशन की अलग पेनल्टी है। हाँ, बाकी सब में ये है, इन्वेस्टिगेशन की अलग पेनल्टी है। 3 मार्क का ये, और सीज एंड डिसिस्ट वापस से आ गया 3 मार्क का। तो November 20 में पूछा, Jan 21 में फिर पूछ लिया सीज एंड डिसिस्ट। तो सीज एंड डिसिस्ट अपन ने मार्क कर लिया, इंपॉर्टेंट। इन्वेस्टिगेशन का आंसर देख लेते अभी, 6 मार्क का आया। अप टू 1 ईयर, अप टू 1 करोड़ और 5 लाख रुपए पर डे, 5 लाख रुपए पर डे, याद है ऐसा कुछ ये। और ये सीज एंड डिसीज वाला आंसर। पेनल्टी कितने बेटा? अप टू 1 ईयर, अप टू 1 करोड़ और 5 लाख रुपए पर डे, सब्जेक्ट टू, याद है ऐसा कुछ अपन कर रहे थे। वो बड़ी पेनल्टी 5 लाख रुपए पर डे, बॉक्स में बना रखा है वो। अच्छा सर, वो 6 महीने के लिए रखेगा वहाँ पर। Investigation officer who has taken the charge and custody is unable to complete the investigation within 180 days. He shall return the same to the person associated with the securities market जहाँ से बुक आई है। The investigating authority may call for any book, registered documents if they are needed again. But यहाँ पर
The board of directors of the company did not require to file an application with SEBI to return the books. The investigating officer, Mr. Ganesh, may keep the books during the investigation for 6 months under his custody and thereafter shall return the same. कंक्लूजन दिया ही नहीं है, कंक्लूजन दिया ही नहीं है वहाँ पर, कंक्लूजन को दिया ही नहीं वहाँ पर. वो बोलता है 6 महीने तक रखेगा, एंड अगर उसको लग रहा है 6 महीने से ज़्यादा चाहिए तो वो रख सकता है, एंड वो कंपनी को खत्म होने का वापस दे देगा, कंपनी को खत्म होने का वापस दे देगा. ही शैल रिटर्न द सेम, लिखा ना, ही शैल रिटर्न द सेम, ही शैल रिटर्न द सेम. तो आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, रिक्वेस्ट करने तो आपको मिल जाएगा वापस, हो गया. और सीज एंड डिसीज वापस से देखो रिपीट हुआ नवंबर 20 में, जैन 21 में फिर आया, 6 माह का आया था, खत्म. वही डन, नवंबर 20 डन, जैन 21 डन. अभी खाली जुलाई 21 ओल्ड बचा है, जुलाई 21 ओल्ड. आ जाइए. अब देखो मैंने निकाला है ओल्ड सिलेबस का जुलाई 21 का, नवंबर 20 का आपको दिखा देता, सीजन डिसीज वाला आया था और चेयरपर्सन ऑफ सॉरी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सैट को निकलने वाला. ठीक है, जैन 21 में खाली सीजन डिसीज वाला आंसर आया था. अब ये आ गया आपका ओल्ड सिलेबस का जुलाई 21 का क्वेश्चन नंबर 4C. क्या कहता है देखो 4C. ओहो, द बोर्ड ऑफ सेबी इज मैनेज बाय इट्स मेंबर्स. द चेयरमैन मिस्टर A865 हैज जस्ट कंप्लीटेड 3-year term of office and his office has become vacant. The union government of the opinion that A is a person with specialized knowledge in the areas of law, finance and appoint him as the chairperson for another term of 3 years. Discuss the validity of the appointment under SEBI. में वो SEBI एक्ट में सेक्शन 5 वो चेयरपर्सन को अपॉइंट करने का है, 5 साल के लिए अपन अपॉइंट करते हैं. The power board of SEBI at its meeting passed a resolution altering the bylaws of one of the member of stock exchange. The stock exchange refused to accept the alteration on the ground that the appointment of one of the directors in the board was defective. Decision will be valid. Decision will be valid. Easy है. C. Sir, he may hold 5 years, 65 years, which is earlier. SAT के प्रिसाइडिंग ऑफिसर में 70 है, चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड में 5 और 65 है, वहाँ पर 5 और 70 है, ध्यान रखना. सर, एनी डिफेक्ट हुआ कुछ भी वहाँ पर, द डिसीजन वुड बी वैलिड. द रेजोल्यूशन विल बी altering the bylaws of the exchange will be valid even though the appointment of one of the directors is invalid. In the above case, the contention of exchange refusal to accept the alteration on the ground was not right. हो गया आंसर, जो पढ़ा उसी पे लिंक है. 6 मार्क का आंसर सेबी. सब बाहर से आता है, बहुत बाहर से आता है, बहुत बाहर. सी चेयरपर्सन का आंसर और प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सैट का आंसर 5 65 5 70 3 मंथ्स सक्सेसर और कंप्लीशन ऑफ विच, ये सब रिपीटेटिव क्वेश्चन है, दिखते आते पेपर में, एमसीक्यू में भी आ सकता है आपको. 6 मार्क का हो गया यहाँ पर. ये पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, 11 हो गया, 13 पेज पे. ये कौन सा क्वेश्चन है? सी. अच्छा, जो दूसरा जो क्वेश्चन है बेटा वो सेक्रा वाला आंसर, सेक्रा भी खत्म हो गया अपने को. सेक्रा पे क्वेश्चन है, यहाँ पर सेबी का बात किया वो लोग ने, प्रोसीजर फॉर विड्रॉ, वो कुछ काम का नहीं. एक क्वेश्चन है 6 मार्क का, इजी है. सेबी जो मार्केट में हवा साहब, अरे नहीं है भाई. मैं आपको 3 अटेम्प्ट के दोनों सिलेबस का, ओल्ड और न्यू सिलेबस का, मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए. पार्ट 1 में मैंने आपको करा दिया था एलओडीआर के जो क्वेश्चंस आए थे, पार्ट 2 में जो सेबी एक्ट के थे वो सारे कर लिया अपन ने. बेटा इतना ही होता है. खाली अपने को इम्यूनिटी वाला अलग आंसर मिला था जो जुलाई 21 में न्यू में आया था. बाकी सब अपन देख रहे जो अपने में से आया हुआ है, उतना कर लो, पास हो जाओगे. नहीं तो बाकी तो आपके पास आपकी टीचर की बुक होगी करने के लिए, आप देख लीजिए. इतना भी करोगे तो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे मेरे, करेक्ट. सो 15 क्वेश्चन सेबी एक्ट के, 15 क्वेश्चन मेरे एलओडीआर के, 15 जो पॉइंटर्स मैंने मार्क किए, प्लस सीजन डिसीजन आंसर अलग से पढ़ना पड़ेगा आपको भी, प्लस जो क्वेश्चन नंबर 4 ये मैंने जो लिखा है 4B 24B वाला जो सेक्शन, बस इतना कर लो, बहुत है. 3 घंटे का मेरा लेक्चर है, बराबर. जितनी बार देखो उतनी बार कम में देख के याद कर लीजिए. मैंने आपको तीनों अटेम्प्ट के, जुलाई 21, जैन 21, नवंबर 20, ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस, 6 के 6 पेपर्स करा दे, 3 इधर के 3 इधर के. उससे ज़्यादा अपन क्या करेंगे. और यार देख लीजिए 6 मार्क का भी मैं मानता हूँ अभी 12 मार्क का आ जाएगा, 10 मार्क का आ जाएगा. ठीक है, अगर पसंद आया तो बेटा डू लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. मैक्सिमम लोग सभी छोड़ के जाते हैं, उनको फायदा हो जाएगा. कूल है. सो इफ यू हैव स्टडीड थ्रू मी या आप किसी और से पढ़कर, मैंने नोट्स आपको बता दिया था पिछले सेशन में, आपको www.letslearnindia.in से मिल जाएंगे.
बराबर, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा एंड पढ़ने बैठ जाइए। पास पेपर्स करना बहुत ज़रूरी है। कूल है। बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय। इन द नेक्स्ट क्लास आई कम अप विद न्यू मोर सम रिविजन्स एंड सब इस चैनल पे आ जाकर सब्सक्राइब करके रखेगा। चलता हूँ, दुआ में याद रखना। बाय। एंड आई होप अभी आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि भैया अब की बार, आखिरी बार, अब की बार डिसम्बर पार, अब की बार 70 पार। ऑल द बेस्ट।